हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लेक्चर सीरीज में, जिसमें आज हम लोग अपने पहले लेक्चर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग कंक्रीट के बेसिक्स जानेंगे और आगे चलकर डिटेल्ड में कंक्रीट पर हम लोग की चर्चा चलेगी। मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ ऑडिबल एंड विजिबल होगा, आप प्रॉपरली सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे और फिर इसी के साथ आज हम लोग की बातचीत शुरू होगी। तो अगर एक बार सब कुछ ठीक है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर सब बढ़िया है, सब सुनाई पड़ रहा है, प्रॉपर क्लास चल रही है, आप तक हमारी बातें पहुंच रही हैं, तो हम लेक्चर को आगे की तरफ लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अपने टॉपिक में जो हम लोग की चर्चा है, उस चर्चा में सबसे पहला जो बात आ रहा है कि भाई सबसे पहली बात तो हम लोग के सामने यही है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या ये सर बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है? तो आप एकदम क्लियर बात जानते रहिए कि हाँ, ये बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है, लेकिन यह एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाता है। चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़िए, चाहे आप डिप्लोमा में पढ़िए, यह एक अलग विषय के रूप में ही हमेशा पढ़ा जाता रहा है, क्योंकि एक बृहद विषय है। और आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन डेज में आप ये समझिए, या मॉडर्न डेज में कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट ने अपनी एक बृहद भूमिका बना रखी है। आज बिना कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन का इमेजिनेशन भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए हम लोग की जो चर्चा चलेगी, इस चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि कंक्रीट के पूरे बेसिक्स पर बात करेंगे और आफ्टर देन सारे ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे। तो हमारा जो क्रम होगा पढ़ने का, वो मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूं कि इस लेक्चर का, इस सीरीज का जो क्रम होगा, क्रम क्या होगा, सारी क्लासेस ऐप में ही चलेंगी, टाइम आप लोग को दिया जा चुका है, उसी टाइम के हिसाब से चलेगी। और जो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, ये हम बात करेंगे थ्योरी पर। थ्योरी सर हम लोग कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो थ्योरी के लिए हम लोग अडॉप्ट करेंगे, वो अडॉप्ट करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड कोड। इंडियन स्टैंडर्ड कोड, भारतीय मानक कोडों का अनुसरण करेंगे हम लोग, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स का अनुसरण करेंगे। बहुत ढेर सारे डिफरेंट आईएएस कोड है, जिनका हम लोग पालन करते हुए, बात समझते हुए इनसे चलेंगे। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पर। आएंगे और क्वेश्चंस का जो हमारा आपका सीक्वेंस होगा, क्वेश्चंस को पढ़ने का जो क्रम होगा, वो कई तरह के हम प्रश्न पढ़ेंगे। मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, मतलब हम पहला पॉइंट, जितने जेई के पीवाईक्यू हैं, चाहे वो आरआरबी में आए हुए हो, चाहे एसएससी में आए हुए हो, चाहे किसी भी प्रकार के जेई एग्जामिनेशन में किसी स्टेट में आए हुए हो, हम इनको पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, वो एई एंड ईएससी के क्वेश्चन होंगे। एंड गेट में जो 2-4 क्वेश्चन कभी कभी गलती से आ जाते हैं, किससे? कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट से, हम इसे पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद हम कुछ स्टैंडर्ड किताबों को फॉलो करेंगे, जैसे आर अगोर, गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है। अच्छा, एस होंडा, एस के दुग्गल, इस तरह की स्टैंडर्ड किताबों के भी हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे। और साथ में इसके साथ खुरमी के क्वेश्चन होंगे, और वाईसीटी की जितनी किताबें आती हैं, खास करके कौन सी किताब, अपनी वाईसीटी पब्लिकेशन की जितनी किताबें आती हैं, वाईसीटी पब्लिकेशन की, खास करके फिंगरप्रिंट नाम की जो बुक आती है, फिंगरप्रिंट नाम की जो बुक आती है, इस बुक को खास करके हम लोग लेकर चलेंगे। तो हमारा आपका जो सिनेरियो होगा वो ये होगा कि हम इतने सारे किताबों से ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलेंगे और थ्योरी पर डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। डिटेल थ्योरी पर बातचीत करते हुए हम लोग टॉपिक को आगे एक एक करके लेकर चलेंगे। तो अब पढ़ने का क्रम क्या होगा सर? पढ़ने का जो हम लोग का क्रम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे थ्योरी पर। किस पर बात करेंगे? थ्योरी पर, ठीक। और इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चंस पर। इसके बाद बात करेंगे किस पर? क्वेश्चंस पर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। हम आपको एक क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड करेंगे, उस बुकलेट की सहायता से हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन करने के बाद हम देंगे टेस्ट। क्या देंगे? टेस्ट। और टेस्ट हम लोग का सबसे फाइनल में होगा। तो ये सिनेरियो चलता रहेगा। अब बात आती है कि लैंग्वेज क्या रखेंगे सर क्लास का, लैंग्वेज क्या रखेंगे, कैसे हम लोग क्लास को लेकर चलेंगे? तो क्लास का लैंग्वेज बाइलैंग्वेज होगा, जैसे बिल्डिंग मटेरियल में लेक्चर्स हुए हैं, वैसे ही सेम बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में हम लोग बातचीत करेंगे। बाइलैंग्वेज लैंग्वेज होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों लैंग्वेज को एक साथ लेकर चलेंगे और हम दोनों लैंग्वेज में साथ साथ बातचीत करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी कि हम लोग कैसे इस पूरे सब्जेक्ट को टैकल करने वाले हैं।
ठीक है, कुछ सवाल है आपके? पवन कुमार का सवाल है, सर जी फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट होगा? फाउंडेशन बैच बाबू स्टार्ट होने वाला है कल से, कल से स्टार्ट होने वाला है फाउंडेशन बैच। तो हम लोग फाउंडेशन बैच में फाउंडेशन की बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हिसाब किताब हमारा रहेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी को लेकर, ये अप्रोच रहेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अब चर्चा का हमारे अगला विषय आता है कि ये सब तो ठीक है सर, ये सब तो हम करेंगे, ये सब तो करेंगे ही करेंगे बल्कि हम, ठीक। अब हमारे चर्चा का अगला विषय आता है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है। सिलेबस पर अगर आते हैं, सिलेबस पर आते हैं, पाठ्यक्रम क्या होगा हमारा, तो हमने जितने भी एई जेई ईएसई के एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स के पाठ्यक्रम को एक समाहित रूप देते हुए ये एक पाठ्यक्रम आपके बोर्ड ने सुनिश्चित किया हुआ है। ये हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है, ये पाठ्यक्रम आपका बोर्ड सुनिश्चित करके रखा हुआ है कि सर ये पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसमें पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, यूज ऑफ कंक्रीट, दूसरा है सीमेंट एग्रीगेट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्कबिलिटी, मिक्स डिजाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मिक्स डिजाइन। अगला है स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, कंपैक्शन, फिनिशिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। लास्ट टॉपिक जो हम लोग को इस टॉपिक में देखने को मिलेगा वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट है। इसके बाद आते हैं कंक्रीट इन एडवर्स कंडीशन के नाम से एक टॉपिक पर, उसमें हम पढ़ते हैं हॉट वेदर कंक्रीट, कोल्ड वेदर कंक्रीट, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो ये सारे टॉपिक हमको देखने को मिलेंगे। अगर सरल भाषा में बातचीत की जाए तो हमारा सिलेबस जो होगा वो इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। अब ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, आपको ये टॉपिक मुझे एक एक करके समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर क्या पढ़ेंगे हम, कैसे। देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, मैंने इस सिलेबस को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। अपने हिसाब से कहने का मतलब, जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, या सिर्फ कह दीजिए इंट्रोडक्शन, परिचय। कंक्रीट से एक सामान्य हम लोग परिचय करेंगे, कंक्रीट क्या है, कैसे बनती है, इसके क्या लाभ है दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तुलना में, इसमें क्या खामियां हैं, इन सब पर बात करेंगे। यानी पहला टॉपिक होगा परिचय। क्या टॉपिक होगा साहब? परिचय। फर्स्ट टॉपिक इज दिस। अच्छा, कंक्रीट जब हम पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कंक्रीट एक कृत्रिम पदार्थ है जो कि कई सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को हम मिलाकर बनाते हैं, तो हम यहां से ये पढ़ लेंगे। लेकिन इसके बाद जो अपना टॉपिक चलेगा सेकंड, कि कंक्रीट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाकर हम कंक्रीट पढ़ते हैं। बात समझ गए? क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाकर हम कंक्रीट बनाते हैं, सरल भाषा में ये बात करो। तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट यानी कंक्रीट के संघटक। कंक्रीट के संघटक दूसरा टॉपिक हमारा ये चलने वाला है कि कंक्रीट किन किन पदार्थों को मिलाकर बनाई जाती है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्राप्ति सोर्स क्या हैं, इन सब टॉपिकों पर हम बातचीत करेंगे। ठीक। अच्छा, इसके बाद जो अपना थर्ड टॉपिक चलेगा, आप जानते हैं कंक्रीट एक कृत्रिम पदार्थ है और इसे आपको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो जो तीसरा टॉपिक अपना चलने वाला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और नाम है इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का उत्पादन। क्या टॉपिक है? कंक्रीट का उत्पादन। ये टॉपिक अपना चलने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। अब जैसा आपकी डिप्लोमा की किताबों में बताया जाता है, जैसा एमएस सेट्टी या बड़े राइटर्स जो हैं, एमएल गंभीर, ऐसे राइटर्स जो लिखते हैं, वो कंक्रीट के उत्पादन में कहते हैं कुल 7 प्रमुख चरण या 7 प्रमुख स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। 7 मेजर 7 प्रमुख स्टेप्स क्या हैं? इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये गरिमा का है, सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। सर हाँ, नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, बहुत परेशान मत होइए, नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड आपको करते चलेंगे। और ये नोट्स जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आपके लिए क्लास नोट्स ही है, आप भी साथ साथ बनाया करिए, ठीक है। यहां बात कर रहे हैं, अगला टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट के उत्पादन में जो हमारे बड़े राइटर्स हैं या फील्ड में जो हम देख पाते हैं, कुल जो हमारे ऑपरेशन चलते हैं कंक्रीट के उत्पादन में, 7 प्रमुख स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। कितने? 7 प्रमुख स्टेप देखने को मिलते हैं। आप लोग को वो 7 स्टेप बताए जाते हैं। पहला स्टेप बताया जाता है बैचिंग। क्या बताया जाता है? बैचिंग। दूसरा स्टेप बताते हैं बैचिंग के बाद, दूसरा स्टेप मिक्सिंग। तीसरा स्टेप बताते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन।
चौथा स्टेप बताते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लेसिंग, पांचवा स्टेप बताते हैं प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्शन, छठा स्टेप बताते हैं कॉम्पैक्शन के बाद फिनिशिंग या क्यूरिंग कह दीजिए, कॉम्पैक्शन के बाद क्यूरिंग बताते हैं, और सातवां स्टेप जो बताते हैं वो बताते हैं फिनिशिंग। क्या बताते हैं? फिनिशिंग। और कंक्रीट के उत्पादन में कहते हैं यही 7 प्रमुख स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ये बड़े राइटर्स ऐसे ही बोलते हैं साहब, ये कहते हैं कि ये 7 मेजर स्टेप्स कंक्रीट के उत्पादन में इन्वॉल्व हैं। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि ये क्लास थोड़ी बेहतरीन और शानदार होने वाली है। एकदम हिम्मत बांध के बैठिएगा और कुछ नहीं जाएगा इसके बाहर, ये मेरा वादा है। किसी एग्जाम में चला जाए आपकी इस 99 की बैच में, मैं कह रहा हूं, किसी एग्जाम में इसके बाहर चला जाए क्वेश्चन, तो मेरे को वापस मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आया है, आपने ये नहीं पढ़ाया है। लेकिन पूरी क्लास करने के बाद ये सवाल करना, पूरी क्लास करने के बाद ये सवाल करना। तो साहब ये स्टेप्स बताते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बड़े राइटर्स जो ये स्टेप बता रहे हैं ये स्टेप गलत है सर। आप कहोगे कैसे गलत है? कंक्रीट के उत्पादन में यही 7 स्टेप होते हैं, हमने यही पढ़ाया आज तक। हमने कहा गलत है। बोलोगे कैसे? हमने कहा पहला स्टेप क्या है? बोले बैचिंग। मैंने कहा बैचिंग का मतलब क्या है? बोलते हैं कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को नाप तोलकर एक उचित अनुपात में लेना, यानी द टेकिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इनटू अ सर्टेन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मेजरिंग इट। तो भैया माप कर लेंगे, नाप तोल कर लेंगे। चलो नाप तोल कर ले लिया जाएगा, नापने तोलने की तो हमारे पास अलग अलग विधियां चलती हैं, वैल्यूम वाइज वेट वाइज हम ले लेंगे नाप तोल कर, दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? एक उचित अनुपात में लेना। और जब तक वह अनुपात नहीं पता होगा, क्या आप बैचिंग कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आप बैचिंग कर पाएंगे जब तक अनुपात ना पता हो। इसका मतलब पहला स्टेप ये हो ही नहीं सकता है। बैचिंग के पहले हमें वह अनुपात निश्चित करना होगा जिसमें हम कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को नाप तोल कर लेने वाले हैं। सो पहला स्टेप वो बैचिंग नहीं होता। पहला स्टेप कंक्रीट के उत्पादन में होता है मिक्स प्रपोर्शनिंग। क्या होता है? मिक्स प्रपोर्शनिंग। मिक्स प्रपोर्शनिंग, मिक्स के अनुपात का निर्धारण करना, पहला स्टेप ये होता है। मिक्स प्रपोर्शनिंग का मतलब क्या है? कि कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट किसी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी या किसी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या रखे जाएं, संघटकों का अनुपात क्या रखा जाए, यही कहलाता है मिक्स प्रपोर्शनिंग। और जब तक वो डिसाइड नहीं होगा तब तक आप बैचिंग नहीं कर सकते। यानी पहला स्टेप कौन सा होगा कंक्रीट के उत्पादन में? यह नहीं होगा, बल्कि कंक्रीट के उत्पादन में पहला स्टेप होगा मिक्स प्रपोर्शनिंग। द फर्स्ट स्टेप कौन सा? मिक्स्ड प्रपोर्शनिंग, अनुपात निर्धारण या मिक्स का अनुपात निर्धारित करना। मिक्स का अनुपात निर्धारण, ये पहला स्टेप होगा। जब तक मिक्स का अनुपात आप किसी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टी के लिए नहीं डिसाइड कर पाएंगे, आप बैचिंग की प्रक्रिया नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज मिक्स प्रपोर्शनिंग। मिक्स प्रपोर्शनिंग मतलब कंक्रीट की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टी के लिए सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, पानी, इनकी मात्रा का एक सही अनुपात डिसाइड करना, दैट इज मिक्स प्रपोर्शनिंग। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे लेक्चर का, पूरे कंक्रीट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। दूसरा टॉपिक जो चलता है सेकंड टॉपिक की अगर बात करो तो भैया दूसरा स्टेप आएगा। दूसरा स्टेप आता है, दूसरे स्टेप को नाम देते हैं बैचिंग। क्या नाम देते हैं? बैचिंग। हिंदी अंग्रेजी में साथ साथ लिखूंगा, परेशान मत होइएगा। हाँ, क्या है? बैचिंग इज द सेकंड ऑपरेशन। बैचिंग का मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो अनुपात हैं उनको नाप तोलकर एक या इंग्रेडिएंट है उनको नाप तोलकर एक उचित अनुपात में लिया जाना, नाप तोलकर लेना। ये बैचिंग की दो विधियां चलती हैं, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक चलता है वेट बैचिंग, और दूसरा चलता है वॉल्यूम बैचिंग। एक तो वेट बैचिंग, दूसरा वॉल्यूम बैचिंग। हाँ, एक तो भार के अनुसार बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे भार के अनुसार अनुसार मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक। अच्छा, दूसरा आयतन के अनुसार। ठीक,
इन दोनों में जो सबसे बेस्ट मेथड आता है निकलकर, द वेट बैचिंग इज द बेस्ट मेथड। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑन सिलेबस। सबसे पहले हम सिलेबस पर बात कर रहे हैं, फिर अभी हम आपको बताएंगे कि ये सिलेबस पढ़ने में कितना समय लगेगा, हमारी अप्रोच क्या होगी, हम इन सब पर चर्चा करेंगे। तो मैंने बताया कि बैचिंग के दो विधियां चलती है, एक वेट और एक वैल्यूम। वैल्यूम के हिसाब से और वेट के हिसाब से चलेगा। तो दूसरा ऑपरेशन अपना हुआ बैचिंग। तीसरे ऑपरेशन पर बात करो, द थर्ड ऑपरेशन इज मिक्सिंग। मिक्सिंग संघटकों का मिश्रण तैयार करना। मिश्रण तैयार करना तीसरा ऑपरेशन अपना ये है, संघटकों का डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण तैयार करना। ये जो मिश्रण तैयार करने की प्रक्रिया है, यह भी दो तरीके की होती है। एक तो चलता है हैंड मिक्सिंग। क्या चलता है? हैंड मिक्सिंग। और दूसरा जो चलता है वो चलता है मशीन मिक्सिंग। क्या चलता है? मशीन मिक्सिंग, जिसमें हम कंक्रीट के मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा ऑपरेशन है मशीन मिक्सिंग। पहला ऑपरेशन कौन सा था? हैंड मिक्सिंग। दूसरा कौन सा? मशीन मिक्सिंग। और इस तरीके से हम कंक्रीट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। इन दोनों में अगर कभी पूछा जाए कौन सा मेथड अच्छा होता है, देन मशीन मिक्सिंग इज बेस्ट ऑप्शन। ठीक। अच्छा, अब चौथा ऑपरेशन होता है मिश्रण तैयार हो गया। तैयार कर लेने के बाद हो सकता है आपने जहां मिश्रण तैयार करना हो वहीं कंक्रीट को प्लेस करना हो, या वहीं से कहीं दूर ले जाकर प्लेस करना हो। तो इसका मतलब है कि अपना जो अगला ऑपरेशन होगा दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। परिवहन कंक्रीट के सारे इंग्रेडिएंट्स का, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो ले जाएंगे भाई आवश्यकता पड़ने पर। ठीक, परिवहन के बाद अब नेक्स्ट स्टेप, पांचवा जो स्टेप आता है, फिफ्थ स्टेप आता है। देखो मैं 9 स्टेप पढ़ाने वाला हूं, आपके एक्सपर्ट्स 7 स्टेप पढ़ाते हैं, मैं 9 पढ़ाने वाला हूं और 9 आते हैं एग्जाम में। हाँ, इसी क्रम में आपको याद रखना है। तो पांचवा जो स्टेप आने वाला है, परिवहित करके ले जाएंगे। लेकिन कंक्रीट एक 2 फेज मटेरियल है, प्लास्टिक फेज फिर हार्डन फेज। और प्लास्टिक फेज में इसका शेप और साइज डिसाइड नहीं होता है। आप जिस शेप और साइज के फर्मे में डालेंगे ये उसी शेप और साइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर इसको ले जाते हैं साइड पर, और जिस शेप और साइज में इसको कास्ट करना होता है वैसा फर्मा तैयार करके उसमें प्लेस करते हैं। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी प्लेसिंग। क्या होगा? प्लेसिंग, यानी कंक्रीट को बिछाना। हाँ, बिछाना। समझ गए? अच्छा, जब बिछा लिया जाता है तो उस दौरान होता क्या है कि कंक्रीट के भीतर बहुत सारी हवा इंट्रैप कर जाती है। और कंक्रीट के भीतर वाइड्स का होना इस बात का प्रमाण है कि भैया कंक्रीट के भीतर अगर वाइड्स होंगे, हवा इंट्रैप कर जाएंगे, तो वो कंक्रीट में क्या करेंगे? बाद में वाइड क्रिएट करेंगे। और वाइड जितना ज्यादा कंक्रीट में होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। इसका मतलब जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा अपना सिक्स्थ ऑपरेशन विल बी कॉम्पैक्शन। क्या होगा? कॉम्पैक्शन। क्यों? क्योंकि कंक्रीट के भीतर में जो हवा इंट्रैप कर जाएगी, हम उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। उसको हम बाहर निकालेंगे ताकि कंक्रीट कॉम्पैक्टेड तैयार हो सके, कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तैयार हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं? कॉम्पैक्शन करते हैं। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी कॉम्पैक्शन। क्या होगा? कॉम्पैक्शन होगा। तो कॉम्पैक्शन कर लेने के बाद अब कहीं सतह पर गड्ढे हो जाते हैं, कहीं उभार, तो सतह को समतल करके एक स्मूथ और रिक्वायर्ड स्मूथ सरफेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। इसके लिए हम अगला ऑपरेशन करते हैं, द सेवेंथ ऑपरेशन। इट इज नोन एज इनिशियल फिनिशिंग। इनिशियल फिनिशिंग, इनिशियल फिनिशिंग यानी प्रारंभिक तौर पर सतह को क्या बनाना? स्मूथ बनाना। ये हमारा काम चलता है। रिक्वायर्ड सरफेस टेक्सचर प्रोवाइड करना, या जिधर ढाल चाहिए वो ढाल इत्यादि प्रोवाइड करना इनिशियल फिनिशिंग के अंतर्गत आता है। इसमें 3 प्रक्रियाएं चलती हैं इनिशियल फिनिशिंग में। आपको मैं तीनों बताता चलता हूं, बस ध्यान से सुनते चलिएगा। पहली प्रक्रिया चलती है, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन स्क्रीडिंग, पाटा चलाते हैं हम। दूसरा जो चलता है सेकंड वन, दूसरा चलता है स्क्रीडिंग के बाद फ्लोटिंग। क्या चलता है? फ्लोटिंग। और तीसरा जो ऑपरेशन चलता है दैट इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग लास्ट में करनी चलाते हैं और इसकी सहायता से ये हो जाता है। इसके बाद जो ऑपरेशन आता है 7 के बाद 8वां जो ऑपरेशन अपना चलता है इनिशियल फिनिशिंग के बाद। अब जब इनिशियली कंक्रीट फिनिश होकर तैयार हो जाए तब इसकी सतह को हमें क्या करना होता है? पानी से भिगा कर रखना होता है, ताकि हाइड्रेशन के दौरान अगर जल की कमी हो तो वह जल आपूर्ति हो सके। इस प्रक्रिया को आप लोग बोलते हैं क्यूरिंग, तराई करना। क्यूरिंग यानी तराई। क्या बोलते हैं?
तराई, समझ गए। एंड द लास्ट एंड नाइन्थ ऑपरेशन इज फाइनल फिनिशिंग, लास्ट ऑपरेशन फाइनल फिनिशिंग। अंतिम रूप से हम सतह को क्या करते हैं साहब, पेंट करके, प्लास्टर करके, जैसी आवश्यकता हो हमारी, सतह को अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करते हैं। या नौवां स्टेप जो है फाइनल फिनिशिंग कहलाता है। तो फिनिशिंग की प्रक्रिया दो बार होती, कहां, एक बार कंपैक्शन और क्यूरिंग के बीच में, और एक बार क्यूरिंग के बाद, जब कंक्रीट हमारा सेट और हार्ड होकर तैयार हो जाती है तब। अब आइए इस बात पर, अगर हम लोग सिलेबस की तरफ चलें, तो जो सिलेबस यहां इन्होंने लिख रखा है, इस सिलेबस को मैंने मॉडिफाई किया आपके लिए और बताया कि पहला ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि एग्रीगेट क्या है, वाटर कौन सा यूज करेंगे, वाटर कितना यूज करेंगे, कैसा होना चाहिए, इन सब तथ्यों पर बात करेंगे। ठीक, अगला पढ़ते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का उत्पादन, और उत्पादन कंक्रीट का के लिए कुल कितने स्टेप आवश्यक होते हैं भाई, कंक्रीट के उत्पादन में कुल जो स्टेप चाहिए वो 9 स्टेप है, जबकि आपके एक्सपर्ट राइटर्स बताते हैं कि 7 स्टेप की आवश्यकता होती है। 7 की नहीं भैया, 9 की जरूरत पड़ती है। कितने की जरूरत पड़ती है, 9 की। तो 9 स्टेप में हम कंक्रीट का उत्पादन करेंगे, जिनमें पहला स्टेप होगा मिक्स प्रपोर्शनिंग, दूसरा होगा बैचिंग, तीसरा होगा मिक्सिंग, चौथा होगा ट्रांसपोर्टेशन, पांचवा प्लेसिंग, छठा कॉम्पैक्शन, सातवां इनिशियल फिनिशिंग, आठवां क्यूरिंग और नौवां फाइनल फिनिशिंग। ये 9 स्टेप्स में हम कंक्रीट का उत्पादन कर लेते हैं। फिर कंक्रीट एक ठोस, हार्ड, सॉलिड मास में रिक्वायर्ड शेप और साइज में बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन जब रिक्वायर्ड शेप और साइज में बनकर तैयार हो जाती है, इसी दौरान हमें और कुछ काम करना होता है। क्या करना होता है, नेक्स्ट अपना फोर्थ टॉपिक पढ़ना होता है, उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के गुण हैं जी। क्या पढ़ना होता है, कंक्रीट के गुण। अपना ये अगला स्टेप होता है, कंक्रीट के गुण पढ़ने होते हैं। कंक्रीट देखो दो फेज मटेरियल है, तो दोनों फेज में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज या गुण दिखाई देंगे। प्लास्टिक फेज में अलग प्रॉपर्टी या अलग गुण देखने को मिलेगा, और हार्डेंड फेज में अलग गुण देखने को मिलेगा। तो हम प्लास्टिक फेज की बात करें तो एक तो हम पढ़ेंगे किसमें, प्लास्टिक फेज प्रॉपर्टीज, और एक पढ़ेंगे हम हार्डेंड फेज प्रॉपर्टीज। प्लास्टिक फेज प्रॉपर्टीज में आएगी वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, हार्सनेस, कोहेसिवनेस। बात समझ रहे हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज हम कहां पढ़ेंगे, श्रिंकेज इत्यादि सब प्लास्टिक फेज में पढ़ेंगे। और हार्डेंड फेज में हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर बात हम इस वाले टॉपिक में करेंगे हार्डेंड फेज में। समझ गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जितना भी टॉपिक मैंने अभी तक कंक्रीट में बताया, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, मैं ट्रिपल स्टार इसे दे रहा हूं। ठीक, ये पढ़ने के बाद 2 टॉपिक और आपको पढ़ने होते हैं। आप कहेंगे साहब कौन कौन से, एक टॉपिक 5वां पढ़ना होता है, उसका नाम है कंक्रीट इन एडवर्स कंडीशन। कंक्रीट इन एडवर्स कंडीशन आजकल खूब ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, यूपी ट्रिपल एससी में, यूपीपीएससी में, या फिर ईएससी में, या फिर कहां आरआरबी में कंक्रीट के भरे क्वेश्चन होंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डीप नॉलेज रखिएगा कंक्रीट की। हाँ, तो कंक्रीट इन एडवर्स कंडीशन यानी विषम परिस्थितियों में कंक्रीटन कार्य। आप कहेंगे साहब इसमें क्या क्या आता है, हमने कहा अभी आपने पढ़ा था ना सिलेबस में कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग, हॉट वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, मतलब सामान्य के बजाय एक विषम स्थिति हो वहां पर कंक्रीट का हम कैसे उत्पादन करेंगे, तो वह इसमें पढ़ते हैं हम। इसमें 3 टॉपिक आते हैं। पहला आता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग। दूसरा जो आता है सेकंड टॉपिक, वो आता है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। और तीसरा जो टॉपिक आता है दैट इज हॉट वेदर कंक्रीटिंग, हॉट वेदर कंक्रीटिंग। आप कहेंगे जैसे जल के भीतर कंक्रीटन कार्य, हाँ, जल के भीतर
कंक्रीटन कार्य, ये किस में आएंगे साहब? अंडर वाटर कंक्रीटिंग में। इधर ठंडे क्षेत्रों में कंक्रीटन कार्य, क्षेत्रों में कंक्रीटन कार्य, ये किस में देखने को मिलेगा? कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में। और गर्म क्षेत्रों में कंक्रीटन कार्य, क्षेत्रों में कंक्रीटन कार्य, ये आपको हॉट वेदर कंक्रीटिंग में देखने को मिलता है। तो भाई ये जो सिलेबस है इस हिसाब से चलेगा। छठा टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं मिसलेनियस। हाँ, क्या पढ़ते हैं? मिसलेनियस, यानी विविध। क्या पढ़ेंगे? विविध। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। क्या टॉपिक है? मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट संरचनाओं की मरम्मत हम यहां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं साहब? मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। देखते रहिए, सिलेबस यही है। हाँ, ये सिलेबस यही है, सिलेबस यही है। और इसी सिलेबस को मैंने तोड़कर यहां लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। शॉर्ट में लिखा है कंक्रीट संरचनाओं की मरम्मत कैसे करेंगे, ठीक। और यहां पर मरम्मत के साथ साथ कई अन्य टॉपिक भी आते हैं जिन पर हमें आगे चलकर बात करना होता है। तो साहब इतना सारा सिलेबस जो है ये हमने 6 अलग अलग टॉपिकों में कवर अप किया है। मतलब जो सिलेबस हम लोग को दिया गया है कंक्रीट तकनीकी का, जो सिलेबस बताया गया कि प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, यूज, सीमेंट, एग्रीगेट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, स्टोरेज, डिजाइन, ये सारा सिलेबस हमने 6 बड़े टॉपिकों में तोड़ रखा है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, जहां आप हर इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा ये डुअल स्टार वाला टॉपिक है, लेकिन ये 3 स्टार वाले टॉपिक 2 हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट जहां से सर्वाधिक प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, और दूसरा जो अपना इंपॉर्टेंस का है वो कौन सा है? ये 3 स्टार वाला प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो याद रखिएगा भैया हमारा इतना सिलेबस हमको पढ़ना है। ये तो बात रही कि कंक्रीट तकनीकी का सिलेबस क्या है, हम उसे पढ़ेंगे कैसे। अब इस बात पर आइए कि साहब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे वो तो ठीक है, कितना समय लगेगा इसे पढ़ने में, टाइम कितना लगेगा, और हम कैसे एक एक प्रश्नों को, उनकी जटिलता को समझ पाएंगे। तो टाइम की बात करें अगर, कि लेक्चर आवर्स कितने लग जाएंगे, आज ही बता दे रहा हूं, बार बार मत पूछना। हाँ, तो टाइम कितना लग जाएगा इस लेक्चर को, अगर टाइम की बात करो तो ये लेक्चर 60 to 70 आवर्स का होगा। 60 to 70 आवर्स का ये लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग कंप्लीट थ्योरी एंड क्वेश्चन एवरीथिंग हम करेंगे, एवरीथिंग। समझ गए? तो ये 60 to 70 आवर्स का क्लास होगा, पर डे 2 घंटे पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब है 2-2.5 घंटे पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब है कि इस महीने ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। यानी 20 सितंबर के पहले पहले हम कंक्रीट, बीएम और रेलवे इंजीनियरिंग तीनों सब्जेक्ट पढ़कर तैयार कर चुके होंगे, ठीक। साथ में और एक आध सब्जेक्ट हम एड ऑन करने वाले हैं कल से आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये हिसाब किताब चलेगा। क्लियर बात? क्लासेस लाइव अटेंड करिएगा, एक भी क्लास मिस मत करिएगा। लाइव क्लास करने का फायदा क्या होगा कि आप हमारी बात को प्रॉपर समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो हमसे दोबारा पूछेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग ये पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे। अब ये नंबर कितने नंबर तक का आ जाता है, मार्क्स की बात करो। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो आरआरबी जेई में जो क्वेश्चन का मैंने एक एनालिसिस करके देखा, यूपी ट्रिपल एससी जेई में तो 18 क्वेश्चन आए। 18 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर तो भाई लगभग 72 नंबर का आया है। 72 नंबर, इट इज ह्यूज अमाउंट। 18 क्वेश्चन आए हैं सर यूपी ट्रिपल एससी में। आरआरबी की बात करो तो 5, 6, 7 इसी के आसपास रहता है कंक्रीट से प्रश्न। हाँ, ईएससी की बात करो 3, 4 से लेके 6 तक जाता है। अगर बात कर लो गेट की, कभी कभार एक आध क्वेश्चन आता है, और अदर किसी पीएसयूज का एग्जाम की बात करो तो वहां भी इसी तरीके से चलता है। तो बहुत ज्यादा इस चिंता में नहीं रहना कितने क्वेश्चन का आता है, चिंता ये रखनी है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो सिलेबस समझ आ गया? बात ध्यान से समझो। हमारा क्या था टॉपिक? कंक्रीट तकनीकी। कंक्रीट तकनीकी में सिलेबस समझ में आ गया और हम पढ़ेंगे कैसे ये समझ में आ गया, ठीक है। अब
कितना टाइम लग जाएगा इस पूरे सिलेबस को पढ़ने में, ये 6 टॉपिक पढ़ने में? ये 6 टॉपिक पढ़ने में जो हमें समय लग जाएगा वो 60 से 70 घंटे का समय लगेगा। 60 से 70 घंटे का समय लगेगा। मैंने आपको बता रखा है कि ये टाइम पीरियड लगभग लगेगा। अब इस टाइम पीरियड में हम लोग फिनिश अप करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, आप लोग संडे को लाइव और देर तक जुड़ सकते हैं तो 2-3 घंटे क्लास बढ़ा लेंगे, ठीक है? तो ऐसे जल्दी हम लोग इसे फिनिश अप करने का प्रयास करेंगे। अब आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछें और हम लोग अपने सिलेबस के पहले भाग की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ आज चलना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कंक्रीट से एक सामान्य परिचय। बताइए साहब, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, अन्यथा हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे आज, इंट्रोडक्शन की तरफ। लेकिन इस इंट्रोडक्शन पर बढ़ने से पहले भी मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। अच्छा, आप लोग के कमेंट आ रहे हैं, सर जी आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है भैया पवन, धन्यवाद। अरे भाई ये सब तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट अच्छी बात है। आप लोग पहले हमें अपनी बात बताएं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे अपनी बात बताएं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ठीक है आज इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। लेकिन इस इंट्रोडक्शन के पहले भी मैं आपसे कुछ बातें कह देता हूं। मुझे कुछ आईएएस कोड के रेफरेंस चाहिए होंगे। किसके चाहिए? आईएएस कोड रेफरेंस चाहिए। हाँ, कुछ भारतीय मानक कोडों का रेफरेंस चाहिए होगा। आप कहेंगे कौन कौन से आईएएस कोड, वो आईएएस कोड कहां मिलेंगे? वो आईएएस कोड मैं आपको प्रोवाइड करता चलूंगा। आज मैंने बीएम की क्लास में आप लोग को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दी है। उस क्लास में अगर ना मिल पाया हो तो आप यहां से जुड़कर हमसे ले लीजिएगा। वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की साइट से हम नए लेटेस्ट आईएएस कोड डाउनलोड करेंगे। कौन कौन सा आईएएस कोड? एक तो सबसे कंपलसरी आईएएस कोड है जो आज के बाद आप प्रिंट निकाल कर रखेंगे, प्रिंट निकाल कर रखेंगे। उस आईएएस कोड का नाम है आईएएस 456। कौन सा? 456 2000 है जी। आईएएस 456 2000, इसका प्रिंट निकाल के रखिएगा। इसमें कुल आज तक 5 अमेंडमेंट आए हैं। कितने? एएमडी लिखिए, कितने अमेंडमेंट आए हैं? 5 अमेंडमेंट, और इसका सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 में आया है। तो ये पांचों अमेंडमेंट के साथ सबसे लेटेस्ट आईएएस कोड निकाल के रखिएगा, प्रिंट निकाल के रखिएगा अपने पास, क्योंकि मैं बिना इसके बात नहीं कर पाता हूं। होता क्या है, जैसे आप बताएं, एक धर्मवेत्ता बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में 6वें श्लोक में ये बात कही है, कहते हैं ना, वैसे ही मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि भारतीय मानक कोड ने आईएएस 456 के आर्टिकल 5.2.6 में, या आर्टिकल 5.3 बोल दीजिए कि आर्टिकल 5.3 में पेज नंबर 15 पर बात करी है, 14 पर बात करी है। मैं ऐसे बात करूंगा आपसे, तो इसका मतलब है कि कोड आपके पास होना चाहिए, आप पलट कर उसे वेरीफाई कर सके। इस तरीके से चलेंगे हम लोग, ठीक? ये सबसे कंपलसरी आईएएस कोड है, सबसे कंपलसरी, ये तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर, याद रखिएगा, ठीक? अच्छा, दूसरा आईएएस कोड हमको जो चाहिए उसका नाम है आईएएस 1026-2। आईएएस 1026-2, आईएएस 1026-2 2018। ये एक नया कोड है कंक्रीट के मिक्स डिजाइन का, ये भी चाहिए, ठीक? अच्छा, और जो हमें आईएएस कोड चाहिए वो चाहिए आईएएस 383, आईएएस 383। ये एग्रीगेट से संबंधित कोड है। किससे संबंधित कोड है? एग्रीगेट से संबंधित कोड है, ठीक? अच्छा, और जो हमें आईएएस कोड चाहिए, कौन कौन से चाहिए मैं लिख देता हूं। आप लोग इसका प्रिंट निकालने के लिए केवल प्रिंट यही कराइएगा, ये वाला प्रिंट करा लीजिएगा। बाकी जो है हमारे साथ यही लाइव देखकर पढ़िएगा, बाकियों का प्रिंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां आते हैं साहब, 383 के बाद और कौन सा कोड चाहिए? तो आईएएस 9103 चाहिए। कौन सा? 9103। ये किससे? एडमिक्सचर से संबंधित कोड है, ये चाहिए होगा। नेक्स्ट जो कोड चाहिए हमको, कौन सा चाहिए? नेक्स्ट जो कोड चाहिए वो कौन सा चाहिए? नेक्स्ट कोड हमको चाहिए आईएएस 516। आईएएस 516 कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इत्यादि से संबंधित ये कोड है, और ये 516 भी हमें चाहिए। इसके साथ साथ हमें दो और कोड चाहिए जिनका नाम है आईएएस 1199, आईएएस 1199। वर्कबिलिटी के टेस्ट सारे इसी कोड से होंगे, तो ये कोड भी हमको चाहिए होगा। इतने कोड तो कंपलसरी हैं जो चाहिए। इनमें एक का प्रिंट निकाल लेना है, बाकियों का पीडीएफ रखना है अपने पास, ताकि हमारी कही हुई बात को आप लोग बाद में जस्टिफाई कर सके, बाद में पढ़ सके। ठीक, समझ आ रही है बात? हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? अब्दुल कादिर कह रहे हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंड कर देना सर। अभी दिया तो था बिल्डिंग मटेरियल की क्लास में भाई अब्दुल। तो हम लोग इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से हम लोग चलेंगे, और इतना सारा टॉपिक हम लोग को कवर करना रहेगा।
समझ पा रहे हो? चलिए, इसका मतलब आपको हमारी बात समझ आ रही है, हमारी बात आप लोग को समझ आ रही है। अब हम आते हैं टॉपिक पर कि साहब ये तो रहेगा। आज अपना पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। चाहता तो मैं ये सब्जेक्ट पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ा सकता था, लेकिन वह आपके दिमाग में घर नहीं कर पाएगा, एक सही जगह नहीं बना पाएगा। इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को लिख लिख कर पढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि आप एक आध 2 सेकंड सोचें, समझें, और जब आप साथ में नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो हमारी बात को आप सही तरीके से समझ पाएंगे और उस पर बनने वाले प्रश्नों की जटिलता को समझ पाएंगे। बात समझ गए? इसीलिए मैंने ये पूरा सब्जेक्ट लिख लिख कर पढ़ाने का निर्णय लिया है। जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां मैं चित्रों का उपयोग करूंगा, ठीक। लेकिन सारा टॉपिक लगभग हम लोग किसकी सहायता से पढ़ेंगे? लिख कर पढ़ेंगे। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, इसे अनुरोध समझिए हमारी तरफ से कि आप हमारे साथ रिटन नोट्स बनाएंगे, ठीक। नोट्स तो मैं दे ही दूंगा आपको लैंग्वेज वाइज, कि बाइलिंगुअल में नोट्स तो दे ही दूंगा, थ्योरी के हिंदी में भी दे दूंगा, अंग्रेजी में भी दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद मेरे साथ क्लास में अपना एक खुद का नोट्स बनाएं। सो एक कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, तभी मजा आएगा, ठीक। चलिए, और IS 456 निकाल कर प्रिंट रख के बैठिएगा, तभी आपको आनंद आएगा हमारी बात समझने में, हमारी बात को सही तरीके से टैकल करने में, ठीक है। चला जाए भाई सब्जेक्ट की तरफ। चलिए, तो ये यहां तक की कहानी हमारी आपकी रही। अब हम चलते हैं इसके सब्जेक्ट की बातचीत पर कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे हम लोग इसे कवर अप करेंगे। पहला टॉपिक अपना शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, और पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। पहला टॉपिक यही, कंक्रीट है क्या है कंक्रीट, ये बताइए। तो आप लोग कहते हैं कि भाई डीवी गुप्ता इत्यादि में हमको पढ़ने को एक चीज मिलती है कि कंक्रीट जो है सीमेंट को या बाइंडिंग मटेरियल को, इनर्ट मटेरियल को, निष्क्रिय पदार्थ को, और किसे, पानी को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। लेकिन जब यह पदार्थ ठोस रूप धारण करता है तो कृत्रिम पत्थर की भांति व्यवहार करता है। यही कहते हैं कि कंक्रीट इज आर्टिफिशियल मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग टुगेदर binding material, inert material, water in a certain proportion, and after hardening it behaves like a artificial stone। आप लोग यही कहते हैं कि भैया कंक्रीट जो है एक क्या है, कृत्रिम पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? आर्टिफिशियल मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? आर्टिफिशियल मटेरियल। तो मैं यहाँ कंक्रीट के परिचय में आपसे 2 बात कहूंगा। आप लोग कहते हैं ना कंक्रीट में क्या होता है, तो कहते हैं कि बाइंडिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल होता है। अच्छा, और क्या होता है साहब? इनर्ट मटेरियल होता है, निष्क्रिय पदार्थ बोलते हैं आप इसे। इनर्ट मटेरियल होता है, और क्या होता है? वाटर होता है। और यही क्या कहलाता है, इन्हीं का सर्टेन प्रोपोर्शन में मिक्सर क्या कहलाता है? कंक्रीट कहलाता है। आप कहते हैं यानी कंक्रीट एक से ज्यादा पदार्थों को मिलाकर बनाया जा रहा है, और जो पदार्थ एक से ज्यादा पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं साहब? उनका एक हम विशेष नाम देते हैं, कंपोजिट मटेरियल। क्या कहते हैं? कंपोजिट मटेरियल। तो यहां पहला स्टेटमेंट अपने सामने जो निकल कर आया, क्या निकल के आया? बड़े ध्यान से सुनते और समझते चलिए। ये पहला टॉपिक है अपना। क्या टॉपिक का नाम है? इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक यही है अपना, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन में पहली बात कंक्रीट के बारे में क्या समझ में आई कि कंक्रीट जो है, मैं हिंदी अंग्रेजी साथ साथ लिखूंगा, कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल, आर्टिफिशियल कंपोजिट मटेरियल, इज अ आर्टिफिशियल कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल। यानी हम यहां कहें तो हिंदी में कहा जा सकता है कि कंक्रीट एक कृत्रिम कंपोजिट पदार्थ है। कैसा पदार्थ है साहब? कृत्रिम कंपोजिट पदार्थ है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यानी आर्टिफिशियल कंपोजिट मटेरियल। आर्टिफिशियल कहने का मतलब आप इसे आर्टिफिशियली ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नेचुरली तो नहीं मिलती कंक्रीट, आर्टिफिशियली बनाते हैं।
और एक से ज्यादा पदार्थों को मिलाकर बनाते हैं जिन पदार्थों को, उनको कंपोजिट कहते हैं। तो कंक्रीट में भी का है भैया, सीमेंट है, पानी है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, एडमिक्सचर है, एडिटिव मटेरियल है, तो एक से ज्यादा पदार्थ है, सो इट इज आल्सो अ कंपोजिट मटेरियल। दूसरी बात करो, कंक्रीट जो है, आपने कहा डेफिनेशन में अभी मुझसे कहा था कि कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर की भांति व्यवहार करता है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि कंक्रीट इज आर्टिफिशियल स्टोन? कंक्रीट इज आर्टिफिशियल स्टोन, यानी कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है। क्यों भाई कहा जा सकता है कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है? क्या हम ये कह सकते हैं? मैं लैंग्वेज ऐसे लिखूंगा, जो जिस लैंग्वेज में पढ़ता हो उस लैंग्वेज में लिखता जाएगा, ठीक है? अपने हिसाब से नोट्स बनाइए आप। तो कंक्रीट क्या है? एक प्रकार का तो कंपोजिट मटेरियल है। दूसरा क्या है? ये एक प्रकार का कृत्रिम पत्थर भी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब आते हैं कंक्रीट के डेफिनेशन पर। कंक्रीट जो है, कंक्रीट में होता क्या क्या है? तो कंक्रीट में हम कंक्रीट का उत्पादन हम बाइंडिंग मटेरियल, बंधक पदार्थ प्लस इनर्ट मटेरियल, निष्क्रिय पदार्थ प्लस वाटर को एक उचित अनुपात में मिलाकर बनाते हैं, एक उचित अनुपात में मिलाकर बनाते हैं। यानी सरल भाषा में हम अगर कहें तो कंक्रीट जो है, हाँ, कंक्रीट में हम क्या मिलाते हैं? बंधक पदार्थ, बंधक पदार्थ, बात ध्यान से सुनते चलिए। इनर्ट मटेरियल यानी निष्क्रिय पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ का मतलब निष्क्रिय पदार्थ, और जल को, किसको? जल को एक उचित अनुपात में मिलाकर हम कंक्रीट का उत्पादन करते हैं। इन तीनों पदार्थों को एक सर्टेन प्रोपोर्शन में मिलाकर ही सामान्य कंक्रीट का उत्पादन हम लोग करते हैं। क्या हो गया था? अब सही है? क्यों भाई अब सही है? मुझे एक बार बताइए कि अब सही है? हाँ, क्यों भाई अभी सही है? ठीक है, अर्जुन बताइए, किसी कारणवश कैमरा बंद हो गया होगा, अभी सही है? बताइए। ठीक है, बढ़िया है। चलिए हम लोग टॉपिक को आगे ले चल सकते हैं। यानी हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कंक्रीट जो है, हाँ, कंक्रीट जो है, अगर इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो ये कंक्रीट साहब कैसे बनती है? आपने कहा कि बंधक पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ और पानी को एक उचित अनुपात में मिलाकर कंक्रीट का उत्पादन करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं लिख सकते क्या? हम डेफिनेशन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कंक्रीट का उत्पादन हम बंधक पदार्थ यानी बाइंडिंग मटेरियल, कॉमा, निष्क्रिय पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ यानी कौन? इनर्ट मटेरियल, और पानी को एक उचित अनुपात में मिलाकर करते हैं, एक उचित अनुपात में मिलाकर करते हैं। तो भैया जब इस अनुपात में आप मिलाकर तैयार करते हैं तो कंक्रीट एक प्लास्टिक फेज में प्राप्त होती है। कैसे फेज में? प्लास्टिक फेज में। लेकिन जब यह सेट और हार्ड होगी तो एक कृत्रिम पत्थर की भांति व्यवहार करेगी। तो इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं, यहां थोड़ा हम आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, मिलाकर करते हैं, और यह सेट और हार्ड होने के बाद, और यह सेट एंड हार्ड, मैं हिंदी में नहीं लिख के अंग्रेजी में लिख रहा हूं, सेट एंड, हाँ, सेट और हार्ड होने के बाद एक कृत्रिम पत्थर, एक कृत्रिम पत्थर की तरह व्यवहार करती है। आप अगर पूरी बात सुनेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी का शब्द से शब्द याद हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया एक कृत्रिम पत्थर की भांति व्यवहार
करता है। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, कंक्रीट जो है पानी, बंधक पदार्थ और निष्क्रिय पदार्थ को एक उचित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। एक प्लास्टिक फेज मटेरियल है जिसे हम जो भी शेप और साइज चाहे वो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जब ये सेट और हार्ड हो जाएगा तब यह पदार्थ एक आर्टिफिशियल स्टोन की तरह बिहेव करेगा। सो दिस इज द कंक्रीट। ठीक है, यानी आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि भैया कंक्रीट में ये हिसाब किताब है। अब आइए थोड़ी एक नई कहानी सुनाते हैं। अभी ये इनर्ट मटेरियल भूल जाइए, इस इनर्ट मटेरियल को अगर आपको समझना चाहते हैं ना, आप वही याद रखिए, ये इनर्ट मटेरियल में क्या, ये इनर्ट मटेरियल मतलब वही कोर्स एग्रीगेट और कौन, फाइन एग्रीगेट। लेकिन अभी इनको बस निष्क्रिय पदार्थ के नाम से याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम यहां एक और चर्चा करते हैं। यानी आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि जो कंक्रीट बनती है उसमें बाइंडिंग मटेरियल प्लस इनर्ट मटेरियल प्लस वाटर जो है, यही एक उचित अनुपात में मिलाकर हम कंक्रीट का तैयार या कंक्रीट का उत्पादन करते हैं। ठीक है साहब, कर लिया जाएगा, इतना कुछ चर्चा वाली बात नहीं है, इतनी कुछ चिंता वाली बात नहीं है ना। ठीक, ठीक है, तो हम लोग ये कर लेंगे। ठीक है, सही है, सही है सर, यहां तक तो बात आ गई। लेकिन अब यहीं से एक नई कहानी का आरंभ होता है, क्योंकि आपको हर प्रकार के बंधक पदार्थ से बनने वाली कंक्रीट नहीं पढ़नी, आपको सीमेंट से बनने वाली कंक्रीट पर ज्यादा फोकस रखना है। आप बंधक पदार्थ के रूप में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने आपको बिल्डिंग मटेरियल में बताया था कि बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम इस्तेमाल करते थे शुरुआती दौर में, जब हमें कुछ नहीं पता था तब हम इस्तेमाल करते थे मड, क्ले, है जी। मड से थोड़ा इंप्रूव हुए तो आए लाइम पर, लाइम से थोड़ा इंप्रूव हुए तो आए सीमेंट पर, और आपने मुझसे कहा था कि बिटुमिन, टार और एस्फाल्ट भी यह भी बंधक पदार्थ की भूमिका निभाते हैं। बस इन पर स्टार लगा दे रहा हूं मैं आपके लिए, ये भी बंधक पदार्थ की भूमिका निभाते हैं। आपने मुझसे ये कहा था, मुझे आपकी ये बात याद है, आपने कहा था कि सर बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट भी बंधक पदार्थ हैं, लाइम, मड, यह सब भी बंधक पदार्थ हैं। तो मैं आपको एक कहानी यहां सिखाता हूं। जब कभी कंक्रीट के उत्पादन में मड का प्रयोग, जिस प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होगा कंक्रीट का नाम भी वैसा ही होगा। जैसे अगर किसी कंक्रीट के उत्पादन में मड का प्रयोग एज अ बाइंडिंग मटेरियल आप करते हैं, तो जो कंक्रीट बनकर मिलती है उस कंक्रीट को बोलते हैं मड कंक्रीट। क्या बोलते हैं, मड कंक्रीट। अच्छा, दूसरी बात, जिस कंक्रीट में लाइम का प्रयोग एज अ बाइंडिंग मटेरियल आप करेंगे वह कंक्रीट कहलाएगी लाइम कंक्रीट। बात ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे बातें अब आपके लेवल में चलेंगी। मैं बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाना पसंद करता हूं, इसीलिए मैं इसी हिसाब से चलता हूं। ठीक है, थोड़ा धैर्य की जरूरत होगी मेरी क्लास में आप लोग को। दूसरी बात, जिस कंक्रीट में सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल प्रयोग किया गया हो वह कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीमेंट कंक्रीट। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात है साहब, क्या बात है कि जिस कंक्रीट में बिटुमिन आपने एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज किया हो वहां वाटर की जरूरत नहीं लगती, वहां वाटर के स्थान पर हीट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, हीट की। तो उस कंक्रीट का नाम क्या हो जाता है, बिटुमिनस कंक्रीट। अगर टार का इस्तेमाल किया है आपने तो वहां भी वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, लेकिन वहां ये कंक्रीट कहलाएगी टार कंक्रीट नहीं, टार मैकडम। क्या कहलाता है, टार मैकडम। और अगर आपने एस्फाल्ट का प्रयोग एज अ बाइंडिंग मटेरियल किया है देन द कंक्रीट इज नोन एज एस्फाल्ट कंक्रीट। क्या कहलाती है, एस्फाल्ट कंक्रीट। याद रखिएगा, इन तीनों के साथ, बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट के साथ पानी की जरूरत नहीं होती, वहां हीट चाहिए होता है इसके साथ। तो मैं यहां आपसे एक बात कहने वाला हूं, आप कहोगे साहब कहो वो बात क्या कहने वाले हो, तो मैं यहां बात एक एक करके करने वाला हूं। वो बात आप कहेंगे साहब क्या है, थोड़ा बताइए हमको। हमने कहा देखो ऐसा है, हम तो बड़ा सिंपल आदमी हैं साहब, हमको ज्यादा कुछ आता नहीं है, हम इसी हिसाब से बातचीत करेंगे। बस ध्यान से सुनना, अभी कंक्रीट के दो रूप आपको पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है मॉडर्न कंक्रीट और एक पढ़ना है कन्वेंशनल कंक्रीट या ओल्ड जनरेशन कंक्रीट। और अभी हम ओल्ड जनरेशन पर ही बात कर रहे हैं। तो साहब हमको पता चला कि इतने मटेरियल हैं। अब यहां हैशटैग के साथ मैं पहली बात कर रहा हूं, इधर देखो, लाइम प्लस इनर्ट मटेरियल प्लस वाटर। तो जो कंक्रीट बन के मिली वो कंक्रीट कहलाई लाइम कंक्रीट। क्या कहलाई, लाइम कंक्रीट। याद रखना। और हमारे कंसर्न का सबसे इंपॉर्टेंट लाइम कंक्रीट नहीं है, हमारे कंसर्न का है कौन सा, सीमेंट कंक्रीट। दूसरा पॉइंट बात करो, मड यानी कौन,
क्ले प्लस इनर्ट मटेरियल प्लस वाटर, तो जो कंक्रीट बन के मिली वो कहलाएगी मड कंक्रीट। ठीक, क्या कहलाएगी? मड कंक्रीट। और अगर हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? सीमेंट का, तो जो कंक्रीट बन के मिलेगी वो बन के मिलेगी सीमेंट कंक्रीट। कौन सी? सीमेंट कंक्रीट। और भैया यही सीमेंट कंक्रीट, कौन? सीमेंट कंक्रीट, यही सीमेंट कंक्रीट आपके सिलेबस का हिस्सा है। यही सीमेंट कंक्रीट आपके सिलेबस का हिस्सा है। यानी सीमेंट कंक्रीट की बातचीत करिए तो आप कह सकते हैं कि सीमेंट कंक्रीट ही हमारे सिलेबस का मेन कंसर्न है, इसीलिए हम लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं। यानी वो कंक्रीट जिसमें बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर किसका प्रयोग किया गया हो? सीमेंट का। किसका प्रयोग किया गया हो? सीमेंट का। वही कंक्रीट हमारे लिए मेन कंसर्न की है, वही कंक्रीट हमारे लिए मेन कंसर्न की है और सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सीमेंट कंक्रीट। तो द सीमेंट कंक्रीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिस्कशन। हम इसी पर बात करेंगे, यानी ऐसी कंक्रीट जिसमें बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा हो, हम उसे ही इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, इसी कंक्रीट को लेकर पढ़ने वाले हैं। अब हमारे सामने एक नई कहानी आई। नई कहानी क्या आई कि भैया हमको पढ़ना कौन सा इस कंक्रीट में? तो पता चला कि सीमेंट कंक्रीट पढ़ना है। कौन सा? सीमेंट कंक्रीट। और सीमेंट कंक्रीट क्या है? आपने कहा कि जब भी कभी ऐसा हो कि बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर हम सीमेंट का प्रयोग कर रहे हो, इनर्ट मटेरियल और पानी का प्रयोग करके कंक्रीट बना रहे हो, तो यह कंक्रीट सामान्यतः सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। और हमारे पूरे सिलेबस में सीमेंट कंक्रीट सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सीमेंट कंक्रीट। आइए हम लोग चर्चा का विषय बनाते हैं किसको? सीमेंट कंक्रीट को। सो द कंसर्न टॉपिक इज सीमेंट कंक्रीट। यही टॉपिक अपने महत्व का है और इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे। यानी कंक्रीट क्या है? तो पता चला कि बंधक पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ और पानी को एक उचित अनुपात में मिलाकर हम कंक्रीट तैयार करते हैं। ठीक, समझ गए बात? अच्छा, जो कि ठोस और हार्ड होने के बाद, यानी हार्ड और सेट होने के बाद एक कृत्रिम पत्थर की भांति व्यवहार करती है। तो यह बात तो एक सामान्य बात थी, वह आप समझ गए हैं। अब चर्चा का हमारे विषय यह आया कि भैया ये जो सीमेंट कंक्रीट आप हमें बता रहे हैं, बात ध्यान से सुनिए, जब बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर मड का इस्तेमाल, देन मड कंक्रीट, सीमेंट का इस्तेमाल, सीमेंट कंक्रीट, लाइम का इस्तेमाल, लाइम कंक्रीट, बिटुमिन का इस्तेमाल करेंगे तो वाटर नहीं यूज होता, वहां हीट यूज होती है, तो बिटुमिनस कंक्रीट। टार का इस्तेमाल किया, टार मैकडम, नॉट टार कंक्रीट। टार कंक्रीट नहीं होता, टार मैकडम होता है। ठीक, अच्छा, और अगर एस्फाल्ट का इस्तेमाल किया तो एस्फाल्ट कंक्रीट। बात समझ गए? तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि एस्फाल्ट कंक्रीट क्या है, बिटुमिनस कंक्रीट क्या है, कंक्रीट क्या है, एक बेसिक समझ हो गई। अच्छा, हमारे जो सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हम लोग को खूब बात करनी है, वह क्षेत्र है सीमेंट कंक्रीट। क्या है? सीमेंट कंक्रीट। यानी ऐसी कंक्रीट जिसमें बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा हो? सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा हो। तो हम ऐसे लिखेंगे, सीमेंट कंक्रीट बराबर सीमेंट प्लस इनर्ट मटेरियल, यानी निष्क्रिय पदार्थ प्लस वाटर। क्योंकि भैया सीमेंट में बाइंडिंग डेवलप करने के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए ताकि हाइड्रेशन हो सके, और यह कंक्रीट कहलाती है सीमेंट कंक्रीट। क्या कहलाती है? सीमेंट कंक्रीट। यानी यहां एक नई डेफिनेशन सीमेंट कंक्रीट की आपको निकल कर आई और यही आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में आपको यही पढ़ना है। कौन सा? सीमेंट कंक्रीट। क्या पढ़ना है साहब? सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट की डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट? कि जब सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम कंक्रीट में प्रयोग कर रहे हों तो जो कंक्रीट बनकर मिलेगी वह कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट कहलाएगी, और इसी कंक्रीट को हमें इस सिलेबस में कवर करना है। कहानी क्लियर? ठीक है। अब आइए हम लोग इस बात पर चलते हैं, ये निष्क्रिय पदार्थ का क्या चक्कर है। देखो, सीमेंट एक फाइनली ग्राइंडेड, बहुत बारीक पिसा हुआ बंधक पदार्थ है, और आप जानते हैं कि जब कोई बाइंडिंग मटेरियल बहुत बारीक पिसा हुआ हो तो वह क्या करता है? पानी पाने के बाद अगर वो हाइड्रेशन भी कर रहा है तो सीमेंट भी यही करता है। सारे बाइंडिंग मटेरियल को मत इंक्लूड करिए, केवल सीमेंट के लिए की बात कर लीजिए। सीमेंट एक बारीक पिसा हुआ बंधक पदार्थ है, पानी पाने के बाद वह जलायुधन क्रिया करता है, थोड़ा सा खुद का वैल्यूम बढ़ा के रखता है, लेकिन जैसे ही पानी निकलता है वह क्या है?
तुरंत श्रिंक करना शुरू करता है, वॉल्यूम को कम करना, और इसकी वजह से हमें उस सीमेंट में दरार इत्यादि दिखाई देती है। वह ना आए, इसी को कंट्रोल करने के लिए हम उसमें कुछ निष्क्रिय पदार्थ मिलाते हैं। देखो, सीमेंट का घोल तैयार करो, उससे कोई शेप देने का प्रयास करो, मिल पाएगा क्या? नहीं दे पाएंगे आप कोई शेप। इसीलिए हम उसमें मिलाते हैं इनर्ट मटेरियल, और इन्हीं इनर्ट मटेरियल को आप लोग कहते हैं एग्रीगेट। क्या कहते हैं? एग्रीगेट, यानी मिलावा। क्या कहते हैं? मिलावा कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीगेट यानी मिलावा कहते हैं। साहब, ये मिलावा भी दो प्रकार का होता है। जो कंक्रीट में हम यूज करते हैं वो दो प्रकार के मिलावे प्रयोग किए जाते हैं। एक तो हम प्रयोग करते हैं कौन सा? कोर्स एग्रीगेट। एग्रीगेट को मैं AGG ऐसे लिख रहा हूं, ठीक। दूसरा यूज करते हैं हम फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, एक कोर्स एग्रीगेट और दूसरा कौन सा? फाइन एग्रीगेट। हम ये दो प्रकार के एग्रीगेट हम प्रयोग करते हैं। यानी कंक्रीट में स्केलेटन प्रोवाइड करने के लिए, बॉडी प्रोवाइड करने के लिए, देखो बाइंडिंग का काम कौन करता है? सीमेंट। लेकिन ये जो इनर्ट मटेरियल डाला जाता है, जो कि न पानी के साथ कोई रासायनिक क्रिया करेगा, न सीमेंट के साथ कोई रासायनिक क्रिया करेगा, इसीलिए इसको निष्क्रिय बोला जाता है, इनर्ट बोला जाता है। यह इनर्ट मटेरियल ही एग्रीगेट है। और यह दो रूपों में कंक्रीट में होता है। सामान्य तरीके से दो प्रकार का होता है, कहिए। एक कोर्स एग्रीगेट होता है और एक फाइन एग्रीगेट होता है। यानी अब सीमेंट कंक्रीट की एक नई परिभाषा बनकर तैयार होगी। वह परिभाषा क्या होगी? कि सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और पानी को एक उचित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। बात समझ गए? बात समझ गए कैसे कह रहे हैं हम? ठीक है। अगर ये बात समझ गए हो तो अब अपनी चर्चा का अगला विषय है। आप कहेंगे साहब वो क्या विषय है? मैंने कहा देखो, आपने इतनी बात तो हमसे कह दी कि भैया ये ऐसे बनता है और हम बना लेंगे कंक्रीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम प्रयोग भी कर लेंगे बनाकर। यह भी समस्या का विषय नहीं है। समस्या का विषय फिर क्या है सर? फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? तब हमने कहा साहब देखो, ये जो सीमेंट कंक्रीट है, इस सीमेंट कंक्रीट में 3 इंग्रेडिएंट है, और ये 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाला सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? निष्क्रिय होता है। क्या होता है? एक सॉरी, निष्क्रिय कह रहे हैं, ओल्ड जनरेशन होता है। ओल्ड जनरेशन मतलब पहले ऐसे ही हम कंक्रीट बनाते थे, जिसमें वर्तमान कंस्ट्रक्शन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की क्षमता नहीं है। आप कहेंगे सर वर्तमान कंस्ट्रक्शन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की क्षमता नहीं मतलब? मैंने कहा अरे भाई हमारी बात समझो, वर्तमान में हम हैवी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जिनका भार बहुत ज्यादा है, जिन पर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। और ये कंक्रीट की सामर्थ्य इतनी ज्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं कि कई सालों साल चल सके। तो इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इसमें मन वांछित गुण देने के लिए हम इसमें कुछ नए पदार्थों का प्रवेश कराते हैं। उन पदार्थों को हम बोलते हैं, इस मिक्सचर में नए पदार्थों का भी एडिशन करते हैं, और उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? उन पदार्थों को हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नाम देते हैं कि भाई एडमिक्सचर नाम देंगे, एडिटिव मटेरियल नाम देंगे, इस तरह से हम यूज करते हैं। हेलो, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, आपको बाद में करता हूँ। ठीक है। हाँ भाई, तो ये हिसाब किताब समझ में आया आपको? हमारी बात समझ में आई कि कंक्रीट क्या है? तो अब हमको ये बात समझ में आ गई है कि ये कंक्रीट जो है, कंक्रीट परंपरागत तरीके से कंक्रीट ऐसे ही बनती है। हमारे आपके घरों पर भी देखो कंक्रीट बनती है ना, क्या क्या मिलाते हैं? सीमेंट मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, और कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी और बालू मिलाते हैं, और फाइन एग्रीगेट यानी बालू मिलाते हैं, और इन्हीं को मिलाकर कंक्रीट तैयार कर लिया जाता है। दिस इज अ ओल्ड जनरेशन कंक्रीट। ओल्ड जनरेशन कंक्रीट बोलते हैं, या इसे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल कंक्रीट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम? कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल कंक्रीट। तो हम इसी बात को थोड़ा सा यहां लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? कि कंक्रीट के आपको दो रूप पढ़ने को मिलते हैं। एक तो वो रूप जो कब से, जब से हम सीमेंट जान रहे हैं, जब से हम क्या कर रहे हैं भाई, कंस्ट्रक्शन तकनीकी में कंक्रीट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तब से जान रहे हैं, और वह कंक्रीट कहलाती है ओल्ड जनरेशन कंक्रीट या ट्रेडिशनल कंक्रीट। तो पहली कंक्रीट क्या हुई? ओल्ड जनरेशन कंक्रीट या ट्रेडिशनल कंक्रीट। समझ गए? ओल्ड जनरेशन कंक्रीट या ट्रेडिशनल कंक्रीट, या हम इसी को कन्वेंशनल कंक्रीट भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? कन्वेंशनल, परंपरागत, कन्वेंशनल सीमेंट कंक्रीट कह दीजिए, क्योंकि हमें इसी पर बात करनी है। सीमेंट कंक्रीट, परंपरागत सीमेंट कंक्रीट। तो भैया परंपरागत सीमेंट कंक्रीट कैसे बनती है? पता चल रहा है कि परंपरागत सीमेंट कंक्रीट जो है, सीमेंट को, इनर्ट मटेरियल को, पानी को एक उचित अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। तो हम यहां ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे साहब? क्या बोलेंगे? डेफिनेशन में बोलेंगे सीमेंट, कॉमा, निष्क्रिय पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ यानी कौन साहब? मिलावा। निष्क्रिय पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं? मिलावा बोलते हैं। निष्क्रिय पदार्थ, कमा, पानी को उचित अनुपात में मिलाकर, उचित अनुपात में मिलाकर सीमेंट कंक्रीट तैयार की जाती है। परंपरागत सीमेंट कंक्रीट तैयार की जाती है। परंपरागत सीमेंट कंक्रीट तैयार करते हैं। यानी हम यहां डेफिनेशन अगर अंग्रेजी में बोलें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, कन्वेंशनल concrete is obtained by mixing cement, aggregate, water in a certain proportion, कहा जा सकता है भाई, कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये डेफिनेशन तैयार करके कह सकते हैं कि यही बात है। अच्छा, लेकिन एक समस्या है मित्र। आप कहेंगे सर वो क्या है, वो भी बताइए। समस्या यह है कि ये जो ओल्ड जनरेशन कंक्रीट आप देख रहे हैं, या ये जो कंक्रीट आप परंपरागत रूप से बना रहे हैं, इस कंक्रीट की क्षमता इतनी अच्छी नहीं है। यह कंक्रीट इतना ज्यादा क्या नहीं कर सकता? लोड नहीं सह सकता, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। अब समझो कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन लाइव बना हुआ है जी? कौन कौन लाइव बना हुआ है? हाँ बताइए। कई सारे लोग लाइव बने हुए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता। रोशन, अब्दुल, अर्जुन, हाँ भाई, हाँ ये लोग बने हुए हैं लाइव। तो आप लोग एक बात बताइए, बात समझ आ रही है ना? पूरी बात समझ में तो आ रही है? आप हमारी बात को समझ तो पा रहे हैं? सारी चीजें क्लियर, हम क्या कहना चाह रहे हैं? मान लीजिए कि इन भाई साहब ने सीमेंट को बनाया, ऐसे सीमेंट को बना के, सीमेंट ले लिया भैया, ओपीसी सीमेंट मान लो, है जी, एग्रीगेट ले लिया, अच्छा वाटर ले लिया, इन दोनों को मिला दिया, यहाँ सीसी सीमेंट कंक्रीट तैयार हो गई। लेकिन आप जानते हैं सीमेंट कंक्रीट में जो कलर दिखाई देगा आपको, किसका देखने को मिलेगा? इस सीमेंट कंक्रीट में किसका कलर देखने को मिलेगा? तो पता चल रहा है भैया सीमेंट कंक्रीट में जो जिस कलर की बन के आएगी, अगर उस कलर की बात करो तो भैया उस सीमेंट का कलर यहाँ प्रभावी तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वही पेस्ट के रूप में पूरे मटेरियल को ढक लेता है। तो ये मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये ग्रे कलर की बनेगी। किस कलर की? ग्रे कलर की। लेकिन इनमें से कोई अब्दुल महाराज हमारे पास आए, बोले सर जी हमको जो है ग्रे कलर की कंक्रीट नहीं चाहिए। हम बोले फिर कौन कलर की चाहिए भाई, बताओ? बोले हम चाहते हैं कंक्रीट जो है ये ब्लू कलर की हो। हमने कहा ब्लू कलर चाहते हो? कौन सा कलर चाहते हैं? ये ब्लू कलर चाहते हैं। हम तो कहे भाई ये तो बड़ी अजीब बात है कि ब्लू कलर का कंक्रीट चाहते हैं ये, अब तो ये नई कहानी है। तो कंक्रीट कैसे ब्लू कलर की हो जाए? कंक्रीट कैसे ब्लू कलर की हो जाए? एक बात और बताइए कि भैया ब्लू कलर की कंक्रीट लेना चाहते हैं, एक बात बताइए, दूसरी एक बात बताइए, ये ओपीसी से बनी कंक्रीट है, ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट।
हाँ कितना होता है 30 मिनट। तो भैया इस सीमेंट कंक्रीट की भी कितनी होगी 30 मिनट होगी IST। हाँ FST वही 10 घंटे 10 आवर, समझ पा रहे हो। अच्छा FST 10 घंटे होगी, इसकी भी यही होगी। अब समस्या ये है कि हमारे पास अर्जुन आए, बोले कि सर जी ऐसा है, हमको कंक्रीट जो है बना तो मैं यहाँ रहा हूं लेकिन हमको प्लेस कहीं बहुत दूर करना है, ले जाने में बड़ा समय लगता है, या हमारे यहाँ मजदूर कम है, हमको प्लेसिंग के लिए ज्यादा समय चाहिए। हमने कहा अरे भाई 30 मिनट में सेट हो जाती है, आप कह रहे हो प्लेसिंग के लिए ज्यादा समय चाहिए, कैसे बात बनेगी। मतलब आप चाहते हो कि भैया कंक्रीट 30 मिनट के बजाय 300 मिनट में सेट हो, फॉर एग्जाम्पल 500 मिनट में सेट हो, हाँ आप ऐसा चाहते हो। तब तक ये रोशन बाबू आए, इन्होंने कहा कि सर जी ऐसा है, एक समस्या और है। हम बोले क्या। बोले हम चाहते हैं कंक्रीट 30 मिनट तक कौन वेट करेगा, मैंने प्लेस कर दिया है, ये तुरंत सेट हो जाए, मैं अब ये चाहता हूं। मतलब मैंने कहा कि भैया तुम चाहते हो 10 मिनट में सेट हो जाए। बोले हाँ सर। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है सर कि कंक्रीट के जो गुण पहले से हैं उन गुणों को आप मॉडिफाई करना चाहते हो। हाँ आप उन गुणों को मॉडिफाई करना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि कंक्रीट 2 दिन बाद सेट हो, 4 दिन बाद सेट हो, या आप चाहते हो तुरंत सेट हो जाए, या आप चाहते हो कि सर कंक्रीट इस कलर की मिले, या आप चाहते हो कंक्रीट जलायोजन क्रिया के लिए जितना पानी की आवश्यकता दिखाती है, या जिस वर्केबिलिटी स्ट्रेंथ के लिए जितना पानी की आवश्यकता दिखा रही है उससे कम पानी की आवश्यकता दिखाए, आप ये चाह रहे हो। आप चाह रहे हो पानी ना बढ़ाए, स्लंप बढ़ जाए, इन द सेंस कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं। सर ये पुरानी कंक्रीट में पॉसिबल नहीं था, पुरानी कंक्रीट में पॉसिबल नहीं था। तब इसके लिए हम लोग ने एक जादू की छड़ी को इजाद किया। जादू की छड़ी मतलब जो कहे कंक्रीट तुम काली हो जाओ तो कंक्रीट काली हो जाए, है जी। जो कहे कंक्रीट तुम अभी नहीं कल सेट होना तो कंक्रीट कल सेट हो। वो जादू की छड़ी का नाम है एडमिक्सचर। क्या नाम है? एडमिक्सचर। कंक्रीट डिजाइनर्स के लिए वो जादू की छड़ी एडमिक्सचर ही है। हाँ तो क्या है? एडमिक्सचर। यानी हम अगर दूसरे कंक्रीट पर बात करें तो हम यहां कह सकते हैं, और एडमिक्सचर मिला देने के बाद कंक्रीट के गुणों पर आपका पर्याप्त नियंत्रण हो गया, आपका पर्याप्त नियंत्रण हो गया, तो मैं यहां कहूंगा क्या? न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन या मॉडर्न सीमेंट कंक्रीट, न्यू जनरेशन या मॉडर्न सीमेंट कंक्रीट। और इस न्यू जनरेशन या मॉडर्न सीमेंट कंक्रीट में क्या क्या होता है साहब? तो इस न्यू जनरेशन या मॉडर्न सीमेंट कंक्रीट में हम प्रतिबद्ध हैं कि क्या, हम रिस्ट्रिक्टेड हैं कि बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर हम सीमेंट का ही प्रयोग करेंगे। सीमेंट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हाँ एग्रीगेट, यानी वही इनर्ट मटेरियल आपका एग्रीगेट, प्लस किसका? वाटर। ये तो पुरानी कंक्रीट में भी था, लेकिन यहां एक नया पदार्थ हाँ जी मिलाया जाता है, नाम है एडमिक्सचर। क्या नाम है? एडमिक्सचर। ये कंक्रीट का भाग नहीं है, कंक्रीट में अलग से मिलाया जाने वाला अवयव, मेन इंग्रेडिएंट नहीं है। ये कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए या कोई नई प्रॉपर्टी कंक्रीट में डेवलप करने के लिए पदार्थ मिलाया जाता है। हाँ जैसे रिटार्डर, एक्सीलरेटर, बाइंडिंग एडमिक्सचर, हाँ वाटर रिड्यूसर, एयर एंट्रेनिंग, इस तरह के कंक्रीट में वांछित गुण उत्पन्न करने के लिए या पहले से उपस्थित किसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं एडमिक्सचर का। एडमिक्सचर के अलावा एक और पदार्थ मिलाया जाता है, आप उसे एडिटिव मटेरियल बोलते हो। क्या बोलते हैं? एडिटिव मटेरियल बोलते हो। और यहां से जो बन के मिलती है वह मॉडर्न सीमेंट कंक्रीट, मॉडर्न सीमेंट कंक्रीट बन के मिलती है, जो वर्तमान कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाने में सक्षम है, कैपेबल है। जैसे रिक्वायरमेंट क्या थी? कंक्रीट ब्लू कलर की चाहिए थी इनको। हाँ ये चाह रहे थे 2 दिन बाद सेट हो, वो चाह रहे थे 4 दिन बाद सेट हो, वो चाह रहे थे आज सेट हो जाए। तो ये सारे जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है, इनको फुलफिल करने के लिए यह कंक्रीट कैपेबल है। हाँ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में तो आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस, हाँ मॉडिफिकेशन चाहिए, वह सब इस कंक्रीट में संभव है। और इस कंक्रीट को इसीलिए हम मॉडर्न कंक्रीट बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं हम? मॉडर्न कंक्रीट। कई सारे लोगों के दिमाग में होगा सर ये एडिटिव मटेरियल के तौर पर बताइए क्या मिलाते हैं? तो हम फाइबर रीइंफोर्समेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? फाइबर रीइंफोर्समेंट। जैसे लोहे के कतरन, छीलन, जूट फाइबर, एस्बेस्टस फाइबर, यह सब कंक्रीट में अलग से मिलाए जाते हैं, इनको एडिटिव मटेरियल कहते हैं। ना तो ये एडमिक्सचर है, ना वाटर है, ना एग्रीगेट है, ना सीमेंट है, ये एडिटिव मटेरियल अलग ही होते हैं कुछ, जो कंक्रीट में कुछ विशिष्ट गुण के लिए मिलाए जाते हैं। जैसे बॉन्डिंग
हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम मिलाते हैं लोहे के कतरन छीलन। बात समझते हैं? जूट फाइबर, इन सब के लिए ये मिलाया जाता है। तो अब देखो, ये एडिटिव मटेरियल मिला देने के बाद इस कंक्रीट में और गुणों में इजाफा देखने को मिला। इसीलिए इस कंक्रीट को हम लोग मॉडर्न कंक्रीट या न्यू जनरेशन कंक्रीट कहते हैं, क्योंकि साहब ये कंक्रीट कैपेबल है, ये कंक्रीट कैपेबल है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। हाँ जी, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में यह कंक्रीट क्या है? कैपेबल है। तो बात आपको समझ आई साहब? बात आपको समझ आई? बात समझ में आई? आ गई हो तो बताएं कि कंक्रीट क्या है। क्या आप समझ में आ गई कि कंक्रीट क्या है? तो अब आप कहेंगे कि कंक्रीट जो है, कंक्रीट जो है वह एक प्रकार का कृत्रिम पदार्थ है जो कि सीमेंट, एग्रीगेट, पानी, एडमिक्सचर और एडिटिव मटेरियल को एक उचित अनुपात में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। हालांकि एडमिक्सचर और एडिटिव मटेरियल यह कंक्रीट के मूलभूत भाग नहीं है, यह किसी विशेष उद्देश्य से कंक्रीट में मिलाए जाते हैं। तब कंक्रीट को हम न्यू जनरेशन या मॉडर्न कंक्रीट कहते हैं, जो वर्तमान कंस्ट्रक्शन की आवश्यकताओं को फुलफिल करने में सक्षम है, कैपेबल है। क्या हमारी यहां तक की बात आपको समझ में आई? बताइए साहब, क्या यहां तक की बात समझ में आई? एक बार बता दीजिए। देखिए कमेंट में मुझे एक बार बता दीजिए कि यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोग को। कौन कौन लाइव बना हुआ है भाई, जल्दी बताइए। ठीक, ठीक है। अर्जुन कह रहे हैं जी सर, समझ में आया। ठीक है, तो यानी अब कंक्रीट की डेफिनेशन कोई आपसे पूछेगा तो डेफिनेशन बता लेंगे कंक्रीट की। डेफिनेशन बता लेंगे कंक्रीट की। क्या डेफिनेशन बनेगी? कि कंक्रीट इज अ artificial material, artificial composite material obtained by mixing together binding material, inert material, and water in a certain proportion. समझ गए? एक निश्चित अनुपात में मिलाकर हम प्राप्त करते हैं। लेकिन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वर्तमान निर्माण आवश्यकताओं को हमें जरूरत पड़ती है किसकी? हमें जरूरत पड़ती है दो और अन्य पदार्थों को, जिनको हम एडमिक्सचर कहते हैं। ये एडमिक्सचर एक तरह से जादू की छड़ी है कंक्रीट डिजाइनर्स के लिए। और दूसरा कौन? एडिटिव मटेरियल। और ये दोनों पदार्थ मिलकर न्यू जनरेशन कंक्रीट का निर्माण करते हैं। क्या यहां तक पूरा टॉपिक क्लियर हुआ? तो क्या अब ये बात आप समझ पाए कि कंक्रीट क्या है? ठीक है, अगर आप ये समझ गए हैं कि कंक्रीट क्या है, तो अब हम लोग को अगले तथ्य पर मूव करना चाहिए कि कंक्रीट का लाभ क्या है दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के कंपैरिजन में। आप यहां चिंता मत कीजिएगा कि सर जी यहां कोर्स और फाइन नहीं लिख रहे हैं, कोर्स और फाइन नहीं लिख रहे हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट नहीं लिख रहे हैं। अरे एग्रीगेट मतलब ये कॉमन बात कर रहे हैं हम कि भैया ये दोनों रूपों में होता है। ठीक, तो क्या अभी दिक्कत है इस बात से? ठीक है, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक चलने वाला है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। व्हाट इज द टॉपिक? एडवांटेज ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के लाभ। लाभ, कंक्रीट के लाभ, एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। एक बात याद रखिएगा, कंक्रीट में मिलावा हमेशा ही, हाँ, एग्रीगेट हमेशा ही निष्क्रिय पदार्थ की तरह भूमिका निभाता है। वह कभी एक्टिव नहीं होता है। अगर एक्टिव होता है तो वह कंक्रीट में आगे चलकर कंक्रीट के विघटन का कारण बनता है। दो तरह का फिनोमेना करता है, जिसे हम एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन या सिलिका एल्कली रिएक्टिविटी या कैंसर ऑफ कंक्रीट का नाम देंगे, लेकिन अभी यह कहना ठीक नहीं है। ठीक, तो कंक्रीट में जितने एग्रीगेट मिलाए जाएंगे वह निष्क्रिय ही होने चाहिए। ठीक, सक्रिय एग्रीगेट का प्रयोग हम नहीं करते। सक्रिय का क्या तात्पर्य है? कि वह पानी या सीमेंट या पानी और सीमेंट दोनों के साथ रासायनिक क्रिया कर रहा हो तो सक्रिय होगा। लेकिन कंक्रीट में मिलाया जाने वाला एग्रीगेट वो रासायनिक रूप से क्या होना चाहिए? निष्क्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निष्क्रिय होना चाहिए। क्या हमारी बात समझ आ रही है आप लोग को? ठीक है, आ रही है। तो अब हम चलते हैं कंक्रीट के लाभ पर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंक्रीट? लाभ क्या है कंक्रीट का? मैं लिख लिख कर ही पढ़ा रहा हूं, इससे कोई आपत्ति है? क्यों भाई? रोशन, अब्दुल, अर्जुन, मैं लिख कर पढ़ा रहा हूं, क्या इस बात से कोई आप लोग को
असुविधा है मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं लिखकर इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मैं जब तक लिखूं तब तक आप लोग जो है हमारी बात को और समझ पाएं और उसे प्रॉपरली लिखें ताकि याद भी हो जाए आपको। तो क्या हमारी बात से कोई दिक्कत है? हमारी बात से कोई दिक्कत है? बात समझ आ रही है? बताइए, तो हम लाभ पर चलें कंक्रीट के। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। आप लोग भी एक्टिव पार्टिसिपेंट की भूमिका निभाइए, हैं? हमारे साथ जितना एक्टिव रह के आप पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया से प्रश्न कर पाएंगे, उतना ही बढ़िया से थ्योरी को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या टॉपिक है? एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। सो फर्स्ट एडवांटेज पर आते हैं। पहला एडवांटेज कंक्रीट का है माउल्डेबिलिटी। माउल्डेबिलिटी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज माउल्डेबिलिटी। आपके दिमाग में आएगा कि पहला लाभ आप कह रहे हैं माउल्डेबिलिटी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउल्डेबिलिटी? क्या मतलब है माउल्डेबिलिटी का? क्या समझते हैं माउल्डेबिलिटी से? हमने कहा देखो, ईंट आती है, वो विशिष्ट माप आकार में आती है पहले ही से, उसे कोई भी शेप साइज दे सकते हो क्या? मुश्किल है, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी। बड़ा कोई भी शेप साइज देने के लिए हो सकता है बहुत सारे जोड़ बनाने पड़े। हाँ, अच्छा, थोड़ा कोई और पदार्थ सोचो कि जिसे आप कोई भी शेप और साइज दे सको, ज्वाइंट कम से कम रखा जा सके, वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जैसा बिहेव करे। संभव है? नहीं। लेकिन कंक्रीट, जिस शेप और साइज में आपका मन करे आप उस शेप और साइज में ढाल दीजिए। यह हर शेप और साइज को एडॉप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि यह प्लास्टिक फेज में जब रहती है तो एक सेमी फ्लूइड की तरह एक्ट करती है और आप इसे कोई भी शेप और साइज इजीली दे सकते हैं। और इसी गुण को कंक्रीट के हम बोलते हैं माउल्डेबिलिटी। यह इसका सबसे बड़ा गुण है। बाकी निर्माण पदार्थों में यह गुण सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है इतने बड़े पैमाने पर, लेकिन कंक्रीट में यह गुण है। माउल्डेबल है। क्या है? माउल्डेबल है, ढालने योग्य है, जिस शेप साइज में आप चाहें ढाल सकते हैं। सो कंक्रीट इज अ माउल्डेबल मटेरियल, ढालने योग्य है, जो शेप साइज चाहिए आप इजिली इसे दे सकते हैं। दूसरा जो हमारा आपका टॉपिक आता है माउल्डेबिलिटी के बाद, अगर बात करें हम माउल्डेबिलिटी के बाद दूसरा टर्म आता है रोबस्टनेस। आप लोग ने ये शब्द शायद ना सुने हो तो अंग्रेजी डिक्शनरी देख लीजिएगा। क्या होता है? रोबस्टनेस। सेकंड गुण जो है वो है रोबस्टनेस। कुछ लोग हमसे कहते हैं सर रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है? पहले ये बताइए। हमने कहा भैया कंक्रीट का स्वयं का भार इतना ज्यादा है कि जहां पृथ्वी की सतह पर आप इसे कास्ट वास्ट करके ऐसे रखेंगे, सर यह स्वयं के भार के कारण इस सतह के साथ अटैच हो जाएगा और फिर जल्दी हिलेगा डुलेगा नहीं। यानी खुद को अंगद के पांव की तरह इस पृथ्वी के ऊपरी भाग क्रस्ट के साथ अपने आप को बांध लेता है और फिर स्टेबल हो जाता है। स्टेबल बना रहता है खुद के भार के कारण। यही प्रॉपर्टी कहलाती है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का जो मतलब है, रोबस्टनेस है का जो मतलब है, वो मतलब क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट टू बीइंग स्टेबल विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन वेट। खुद के भार के कारण वह क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो भैया यही गुण क्या कहलाता है? रोबस्टनेस कहलाता है। और कंक्रीट इज अ रोबस्ट मटेरियल। समझ गए? अब नेक्स्ट गुण पर बात करते हैं। अगला जो गुण है ड्यूरेबल है। ये तो सामान्य बात है कि हाँ भैया ड्यूरेबल है कंक्रीट। ठीक, नेक्स्ट बात है आप समतल मैदानी क्षेत्रों में भी कंक्रीट बना सकते हैं आसानी से। सामान्य निर्माण पदार्थ का प्रयोग करके। बस उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? जो फैक्ट्री मेड होगा, सीमेंट। बाकी आप एग्रीगेट, पानी, ये सब लोकली अवेलेबल होता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि भैया कंक्रीट का जो अगला गुण है ये इजिली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक पानी, एग्रीगेट, ये सब लोकली अवेलेबल है, हम उसका प्रयोग करते हैं। सीमेंट ही बस फैक्ट्री मेड यूज होता है। अगली बात करो तो दूसरे प्रकार के निर्माण पदार्थों की तुलना में, लाइक टिम्बर की तुलना में, प्लास्टिक की तुलना में, ये फायर रेजिस्टेंट है। तो अग्निशह भी है, फायर रेजिस्टेंट अग्निशह है। बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, फायर रेजिस्टेंट भी है।
इतनी प्रॉपर्टी तो आपने हमें बता दी कि भैया फायर रेजिस्टेंट है और इतनी बातें और थी। ठीक, फायर रेजिस्टेंट होने के बाद है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसका मरम्मत बहुत कम करना पड़ता है। कंक्रीट कार्यों में बहुत कम मरम्मत की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार मरम्मत आ गई तो अब मानकर चलना कि कहानी समाप्त ही है, मरम्मत जल्दी। और दूसरी एक बड़ी अच्छी बात है यार, मरम्मत बड़ा इजीली हो भी जाता है। अगर बड़े पैमाने पर मरम्मत है तो अलग बात है, लेकिन छोटे पैमाने पर है तो मरम्मत रिपेयर हो जाती है, रिपेयर के बाद फिर से इसकी ड्यूरेबिलिटी एज इट इज हो जाती है। तो यहां देखो, मैं नेक्स्ट पॉइंट जो लिखूंगा, कितने पॉइंट हुए थे जी? 4 हुए थे। 5वां पॉइंट, इजी मेंटेनेंस एंड लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट। ये दो अलग अलग टर्म मैंने जो लिखे हैं, इसका मतलब समझो कि कंक्रीट की मरम्मत आसानी से हो जाती है और मरम्मत का खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं आता पूरे सर्विस लाइफ के दौरान, कि मरम्मत पर बहुत खर्चा करना है, जबकि दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर मरम्मत में पर्याप्त खर्चा होता है, लेकिन यहाँ ऐसी जरूरत नहीं है। इसका लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट है, मतलब मरम्मत पर भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं है और मेंटेनेंस भी इजीली हो जाता है। ठीक, इतनी बात तो आपने बताई हमें। अब हम लोग जो है एक और चर्चा पर चलने वाले हैं कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो बहुत ज्यादा होती है, इसका वेदर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, और साथ में सर जी ये एंटी कोरोजिव है, या ऐसे कह लो कोरोजनलेस है। क्या है? कोरोजनलेस। तो मैं ऐसे लिखूंगा नेक्स्ट पॉइंट, छठा लाभ कंक्रीट का दूसरे, जबकि देखो अगर ये स्टील होता तो कोरोजन हो सकता था, हाँ, लेकिन इसका क्या है सर? वेदर रेजिस्टेंट। ऐसे लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिख रहा हूं, वेदर रेजिस्टेंस, वेदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ऐसे ऐसे लिख रहा हूं सर। हाँ, कोरोजन कम है। हाँ, कोरोजन क्या है? कम। कोरोजन समझते हैं क्या होता है? हाँ, क्यों भाई, कोरोजन समझते हैं क्या होता है? कोरोजन समझते हैं किसी पदार्थ का मौसम के कारण या मौसम की अलग अलग गतिविधियों के कारण धीरे धीरे विघटन क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। तो ये भी कम है। अच्छा, अगली बात करिए साहब, वेदर रेजिस्टेंस आपने लिख दिया। अच्छा, एक और बात सोचिए कि ये सब तो चल ही रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है इसकी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई है, और कई बार तो नेचुरल बिल्डिंग स्टोन के बराबर होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है सब? हाई है। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूं, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक, तो इतनी बात तो हमें देखने को मिलती है। एक और बात सोचिए कि कंक्रीट को आप कहां साहब, ऐसे सिचुएशन जहां सामान्यतः निर्माण कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, हाँ, निर्माण कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे लोकेशंस पर भी आप कंक्रीट से ढलाई कार्य कर सकते हैं, निर्माण कार्य कर सकते हैं। जैसे किलोमीटरों लंबी सुरंग है, भीतर आपको सुरंग के अंदर लेयर लगानी है, अस्तरिंग का कार्य करना है, हाँ, टनल लाइनिंग करनी है, तो भैया वहां ब्रिक विक से करते ना, बहुत टाइम लगता, बहुत लेबोरियस होता, लेकिन कंक्रीट आसानी से हो जाती है। तो मैं यहां ऐसे भी कहूंगा क्या कि भैया इसका परिवहन कंक्रीट का पंप से आसानी से हो जाता है, पंप के माध्यम से, हाँ, पंप के माध्यम से भी हो जाता है, और डिफिकल्ट पोजीशन में भी कंक्रीट का उपयोग किया जा सकता है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, कंक्रीट कैन बी पंप्ड। 7वां लाभ, हिंदी का चक्कर हो तो बताइएगा, मुझे लगता है इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए एक इंजीनियर को, नहीं आती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए हिंदी अंग्रेजी का प्रॉपर मिक्सअप करके लिखता चलूंगा। कंक्रीट कैन बी पम्प्ड एंड इट कैन बी लेड, लेड मतलब बिछाई जाना है जी, बिछाया जाना, लेड इन डिफिकल्ट पोजीशंस आल्सो। कंक्रीट को हम विषम परिस्थितियों में भी बिछा सकते हैं और पंप के माध्यम से इसका परिवहन भी कर सकते हैं। यह तो इसके लाभ है सर। अच्छा, और क्या लाभ हो सकता है कि लोकली अवेलेबल मटेरियल्स का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या
कि इट कैन बी, 8वां, इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय लोकली अवेलेबल मटेरियल। हाँ जी, लोकली अवेलेबल मटेरियल, बस इसमें सीमेंट को छोड़ दीजिएगा, वो लोकली अवेलेबल नहीं होता, वही फैक्ट्री मेड होता है। बाकी पानी, एग्रीगेट क्या है, आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त कर लेंगे आप, और बालू जो है वो आसपास की नदियों से प्राप्त कर लेते हैं, और पानी आपके आसपास रहता ही है, तो आप इसका यूज करके बना लेते हैं। तो ऐसे ही आप समझिए कि अगर कंक्रीट के लाभ गिने जाएं तो वर्तमान कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ये सबसे उपयुक्त निर्माण सामग्री के रूप में खुद को साबित कर चुका है। इसीलिए वर्तमान समय में कंक्रीट का निर्माण कार्यों में न होना निर्माण का न होना माना जा सकता है। यानी मैं ये कहूं तो ये कह सकता हूं कि भाई निर्माण कार्यों की परिकल्पना भी कंक्रीट के बिना वर्तमान समय में नहीं की जा सकती है। मैं यही कह सकता हूं कि वर्तमान समय में कंक्रीट की परिकल्पना भी निर्माण कार्यों की हम नहीं कर सकते विदाउट कंक्रीट। इतना ज्यादा ये अपने आप को वर्सेटाइल साबित कर चुका है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। ये तो इसके लाभ है। लेकिन एक बात है सर, आप कहेंगे वो बताइए सर। मैंने कहा जब किसी मटेरियल का इतना लाभ है कि इसने सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रिप्लेस कर दिया है, अब उस सबकी जगह ले ली है, तो भैया कुछ न कुछ नुकसान होगा। जैसे मेरे साथ क्या दिक्कत है, मैं जहां जाता हूं बहुत सारे टीचर मुझसे परेशान रहते हैं, स्टाफ परेशान रहता है, लेकिन लाभ है कुछ मेरा, नुकसान भी है, सब परेशान रहते हैं। लाभ भी कुछ होगा, मैं लाभ नहीं जानता मेरा क्या है, हो सकता है तुम तक मेरी बात को मैं इजीली पहुंचा लेता हूं, शायद यही लाभ हो। हाँ, और भी लोग हैं, लेकिन ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो एक बात तो तय है कि अगर इतने सारे फायदे हैं तो नुकसान होना तय है, और नुकसान भी कुछ ना कुछ होता है। जैसे देखो, बहुत बढ़िया सिंगर हो, बड़ा मूडी आदमी होता है, जितने आर्टिस्ट किसी को भी देख लीजिए साहब, जितने आर्टिस्ट हैं वो सब सन की हैं, एक तरीके से सन की। क्यों? क्योंकि कोई छोटी सी बात उनको बहुत बुरी लग जाती है, कोई बहुत बड़ी घटना भी उनके लिए सामान्य बात होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को देखिए क्या घटना है उनके साथ, क्या जीवन है उनका। हाँ, उनको छोड़िए, टेस्ला को देखिए, टेस्ला को भी छोड़ दीजिए, एडिसन को देखिए, इन सबको उठाइए ना, सबको छोड़िए, विवेकानंद जी को देखिए। हाँ, सबको छोड़ो। वर्तमान समय में मैं एक सीएम का एज अ सीएम फैन हूं, लेकिन उनकी सिर्फ एक कमी है, रोजगार नहीं देते हैं जी। बाकी अगर सही में बात करो तो योगी साहब देखो, पूरे इंडिया के सबसे बेस्ट सीएम के तौर पर मैं उनको, अगर मुझे चुनना हो तो मैं उन्हीं को चुनूंगा। कई सारे फायदे हैं सर, लेकिन नुकसान भी है। क्या नुकसान है जी? यूपी में रोजगार का बड़ा रोना है, बहुत रोजगार का रोना है भाई। यहाँ वैकेंसी आती है 6-6 साल, क्लियर ही नहीं होता है जी। लड़का जवानी से बुढ़ाई की तरफ कब पहुंच जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलता है? सनी देओल की तरह वही तारीख पे तारीख मिलती, लेकिन नौकरी नहीं मिलती साहब यहाँ। तो ये इनके सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इतने सारे लाभ हैं तो का नुकसान तो होगा, लेकिन ये नुकसान थोड़ा ज्यादा भारी है जी। ऐसे ही कंक्रीट के भी इतने सारे लाभ होने के साथ 3 नुकसान है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और हम उस पर अब बात करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। हाँ, डिसएडवांटेज, कंक्रीट की हानियां या कंक्रीट की हानियां। हाँ जी, कंक्रीट की हानियां। क्या क्या हानियां हैं कंक्रीट में भैया? क्या दिक्कत है? हाँ, क्या क्या दिक्कत है कंक्रीट में? तो दिक्कत जो कंक्रीट में, डिसएडवांटेज जो है कंक्रीट का, सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें जो देखने को मिलता है, द फर्स्ट डिसएडवांटेज, कि कंक्रीट कैसी है साहब? ब्रिटिल है, ब्रिटिल मटेरियल है, एक प्रकार की भंगुर पदार्थ है। यानी जब ये आप यूज तो कर लेंगे स्ट्रक्चर में, लेकिन जैसे ही ये क्या करने वाली होगी? टूटने वाली होगी। यह टूटने के पहले कोई अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा,
कोई अप्रेसिएबल डिफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, कोई वार्निंग नहीं देगा, सडन फेल्योर होता है। तो सही साहब सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक ब्रिटिल मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? ब्रिटिल मटेरियल। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये एक है। दूसरा डिसएडवांटेज इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, या मैं ऐसे लिख रहा हूं, वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है, बहुत कम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? बहुत कम है। ये बात याद रखिएगा। बहुत कम मतलब कितना? अरे अगर कंप्रेशन में 100 है ना, तो टेंशन में केवल 10 से 20 के बीच में हो सकती है। बात समझ गए? टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी कम होती है। तो भैया जहां टेंशन लोड आ रहा होगा वहां इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहां इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है। अब हम तीसरे डिसएडवांटेज पर चले। तीसरे डिसएडवांटेज पर चले। देखो कंक्रीट जो है, इनमें कंक्रीट संरचनाओं में एक चीज की जरूरत होती है, एक्सपेंशन ज्वाइंट की, प्रसार जोड़ की आवश्यकता दिखाते हैं। तो मैं यहां तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, रिक्वायर्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स। प्रसार और संकुचन जोड़ की आवश्यकता कंक्रीट दिखाती है। किसकी? प्रसार और संकुचन जोड़ की। एक्सपेंशन ज्वाइंट की भी रिक्वायरमेंट दिखाती है और कॉम्पैक्शन। आप जानते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे रेल की पटरियों में दिया जाता है, आपको पता होगा, यहाँ कंक्रीट संरचनाओं में भी देते हैं। हाँ, 45 मीटर से ज्यादा होने पर तो देना कंपलसरी ही हो जाता है। चलिए, तो ये इनकी एक बातचीत है। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि सामान्य सीमेंट कंक्रीट जब हम ढालते हैं, मतलब जब बनाते हैं, तो प्लास्टिक फेज में उसका वैल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो सॉलिड होती जाएगी उसका वैल्यूम कम होने लगता है, यानी श्रिंकेज दिखाती है और डायमेंशन में कमी दिखाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर दरार इत्यादि की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो एक और समस्या है इसकी, एक और प्रॉब्लम है, वो क्या है? सोज श्रिंकेज आफ्टर कास्टिंग। ढलाई के बाद संकुचन दिखाती है, अपने डायमेंशन में कमी दिखाती है। यह भी इसकी एक सबसे बड़ी समस्याओं में से है। यह भी अपनी या इसकी एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। और क्या समस्याएं हैं साहब? अगर कंक्रीट में गलती से तुमने एक ऐसा एग्रीगेट प्रयोग कर लिया जो रासायनिक रूप से सक्रिय है, तब एक और समस्या देखने को मिलेगी, पांचवी। मे कॉज, में इसलिए लिखा क्योंकि जब तक एग्रीगेट आपका एक्टिव नहीं होगा रासायनिक रूप से, समस्या नहीं आएगी। समझ गए? मे कॉज AAR एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, या SAR सिलिका एल्कली रिएक्टिविटी, या कैंसर ऑफ कंक्रीट, कैंसर ऑफ कंक्रीट। लेकिन ये कैंसर ऑफ कंक्रीट क्या है, कैसे है, कब होता है, मैं इस बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो याद रखिएगा साहब, ये समस्या भी देखने को मिल सकती है। एक और दिक्कत है कंक्रीट में, आप कहेंगे वो क्या है? तो ये क्रीप के प्रभाव को भी प्रभावी तरीके से दर्शाता है। तो मैं यहां एक पॉइंट और लिखूंगा, shows क्रीप इफेक्ट। क्रीप इफेक्ट, क्रीप क्या होता है? समय के साथ समय के साथ डिफॉर्मेशन का बढ़ना क्या कहलाता है? क्रीप कहलाता है। कांस्टेंट लोडिंग पर समय के साथ डिफॉर्मेशन का बढ़ना क्रीप कहलाता है। तो कंक्रीट क्रीप के प्रभाव को दिखाती है, क्रीप के प्रभाव को नेग्लेक्ट नहीं कर पाती, दिखाती है। ऐसे ही इतने महत्वपूर्ण इसकी क्या है साहब? इतने प्रकार की क्या है साहब दिक्कतें हैं, जिन्हें आप डिसएडवांटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसएडवांटेज कहते हैं। तो लाभ आपने कंक्रीट के पढ़े, हानियां पढ़ी कंक्रीट की। बात समझ रहे हो? हानियां पढ़ी आपने कंक्रीट की, लाभ पढ़े आपने, और कंक्रीट क्या है आपने ये पढ़ा। तो मुझे एक बार बताइए कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है यहां तक पूरी? क्या यहां तक बात पूरी समझ में आ गई है? मुझे बताइए कि यहां तक क्या बात पूरी समझ में आ गई है आप लोग को? जो लोग लाइव बने हुए हैं कृपया बताएं, क्योंकि मुझे आपका कमेंट पढ़ने यहां तक आना पड़ता है, सिस्टम जहां लगा हुआ है। बताएं एक बार।
क्लासेस 2 घंटे की होगी तो इंटरनेट चार्ज वगैरह करा के रखिए, फोन चार्ज करके, टैबलेट फोन जो भी है आपके पास चार्ज करके प्रॉपर रखिए, इंटरनेट प्रॉपर रखिए साथ में, और लाइब्रेरी में बैठ के एकदम टाइम खुद को दीजिए, और IAS 456 का प्रिंट आउट रखिएगा इस क्लास के साथ। हाँ जी, तो कोई दिक्कत है किसी को? ये पूरी बात समझ में आई? पूरी बात समझ में आ गई है? चलिए, कह रहे हैं भाई, सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ रही है, आप क्या बात करना चाह रहे हैं, अब हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, जहां लैंग्वेज का चक्कर हो वो भी बताइएगा ना, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। हाँ साहब, चलिए इस तरफ चलते हैं हम लोग, इस तरफ मतलब अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है अपना? तो हम लोग पढ़ रहे थे कंक्रीट का परिचय। क्या अब आपको यह मानने में कोई आपत्ति है कि कंक्रीट एक कंपोजिट पदार्थ है जो कि पानी, सीमेंट और एग्रीगेट को, और समटाइम्स कभी कभी एडमिक्सचर और एडिटिव मटेरियल को एक उचित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है, जो कि सेट और हार्ड होने के बाद एक कृत्रिम पत्थर की भांति व्यवहार करता है? क्या अब इस बात से कोई आपत्ति है? इस बात के लिए तैयार है? समझ गए? इसका मतलब कंक्रीट क्या है, आपको ये बात समझ आ गई है। अब हम कंक्रीट के लाभ क्या हैं ये पढ़ लिया, कंक्रीट की हानियां क्या हैं ये पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक 2 है, और इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। अगला टॉपिक जो अपना है वो है इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट। क्योंकि हमारे सिलेबस का जो मेन हिस्सा था वो कौन था साहब? सीमेंट कंक्रीट था। तो हमको जो मुख्य तौर पर पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? हमको मुख्य तौर पर कौन सा पढ़ना है साहब? तो हमको पढ़ना है सीमेंट कंक्रीट ही। सो अपना अगला टॉपिक होगा इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट। तो पहला इंग्रेडिएंट हम लोग को क्या पढ़ना है? सीमेंट पढ़ना है। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट हमें पढ़ना है एग्रीगेट, फिर तीसरा इंग्रेडिएंट वाटर, फिर चौथा इंग्रेडिएंट एडमिक्सचर, फिर पांचवा इंग्रेडिएंट, हाँ, एडिटिव मटेरियल बहुत रेयरली मिलाए जाते हैं और उन्हें हम मूल अवयव में काउंट नहीं करते, समझ गए? इसीलिए कंक्रीट 4 मटेरियल वाला, 4 पदार्थों से मिलकर बना है। कभी कभी पूछा जाएगा तो आप बताइएगा 4, 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक, अच्छा, अब आगे चलकर बात करेंगे, हम क्या कहेंगे कि भाई इसके बाद एडिटिव मटेरियल, और इन सबको पढ़ लेने के बाद फिर इन सबको हम आगे ले चलकर कंक्रीट का उत्पादन करना सीखेंगे। ठीक, जब उत्पादन हो जाएगा तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर एडवर्स कंडीशन पढ़ेंगे, फिर रिपेयरिंग इत्यादि पढ़ेंगे और कंक्रीट विल बी ओवर। लेकिन जितना आसानी से कह रहा हूं उतना आसानी से थोड़े सिलेबस समाप्त हो जाएगा, है जी। चलो, तो पहला इंग्रेडिएंट हम लोग को जो पढ़ना है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट में पहला इंग्रेडिएंट जो पढ़ना है, ये तो चैप्टर 2 होगा ना जी? हाँ, चैप्टर 2 कौन सा है? चैप्टर 2 है। ठीक, अच्छा, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके। चैप्टर 1 क्या था? चैप्टर 1 क्या था? चैप्टर 1 क्या था साहब? इंट्रोडक्शन। दिस इज चैप्टर 1। चैप्टर 1 में कुछ नहीं था, सिर्फ एक सामान्य परिचय बताना था आपको, और वो मैंने आपको बता दिया था। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलने वाले हैं, चैप्टर 2, जिसमें हम पहला इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, पहला इंग्रेडिएंट जो हम पढ़ेंगे वो है सीमेंट। क्या है? सीमेंट। क्योंकि हमारा सिलेबस क्या है? सीमेंट कंक्रीट। हमें पहला कौन सा कंटेंट पढ़ना है? सीमेंट कंटेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सीमेंट कंटेंट। चलिए इसी पर चलते हैं। व्हाट इज अ सीमेंट? देखो, मैं यहां तुम्हें सीमेंट नहीं पढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि सीमेंट हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हैं, यहां तो हम लोग सीमेंट का प्रयोग करेंगे, और कौन कौन से सीमेंट को लेकर क्या गाइडलाइन दी गई है कि कंक्रीट की सीमेंट से बनाइए तो क्या सावधानी बरतिए, हमको यहां पर यह चर्चा करनी है। आप लोग का कुछ सवाल है? कुछ मैसेज आ रहा है आप लोग का? नहीं, आप लोग का मैसेज नहीं है। हाँ भाई बताइए, कुछ सवाल हैं आपके? चैप्टर 2 पर चला जाए, जो लोग लाइव बने हुए हैं प्लीज बताएं, चैप्टर 2 पर चला जाए। आप लोग बस
समय देकर रखिएगा। प्रतिदिन आप लोग को अगर 6-6 घंटे मैंने 7-7 घंटे पढ़ाया, देन योर सिलेबस विल बी ओवर बाय दिसंबर टू जनवरी। दिसंबर से जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरी सिविल इंजीनियरिंग का, अगर प्रतिदिन 6-6 घंटे का समय आप लोग देकर रखेंगे तो। चलिए चैप्टर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब हम लोग चैप्टर 2 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 2 में हमको पढ़ना है सीमेंट। लेकिन कॉपी यहीं बंद कर दीजिए। अब हमें लिखना नहीं है कुछ, अब पहले कुछ समझना है, फिर लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, क्या समझना है, चलिए वापस आते हैं। जो हमें पढ़ना है कि क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करें, कैसा मटेरियल प्रयोग करें हम, कैसा मटेरियल प्रयोग करें हम, तो भैया इन सब के बारे में हमको जो है एक भारतीय मानक कोड, मैंने जिसका प्रिंट आउट आपको लेने को कहा है, नाम है IS 456-2000। यही IS कोड आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, यही IS कोड आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। ठीक, पहले इसको समझना है सर, बिना समझे इसको कुछ नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, IS 456-2000, यहीं से कहानी अपनी शुरू होगी। ये इतना जरूरी है। आप लोग सोचेंगे सर क्यों इतना कोड कोड पढ़ा रहे हो, हाँ, तो मैं आपको बताता हूं कि आप क्या पढ़े, इससे जरूरी है कि कहां से पढ़े, इससे भी जरूरी ये है कि कहां से पढ़े। तो IS 456-2000 ये सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बढ़िया कोड आप इसे कह सकते हैं, जो सबसे कॉमन यूज में आता है, जो आपको पढ़ना होता है। ये आया तो था सन 2001 में, कब आया था, सन 2000 में, लेकिन इसके वर्जन कई आते रहे हैं। और ये आप लोग जो पढ़ेंगे वो 4th रिवीजन है। कौन सा है, 4th रिवीजन है। और ये रिफॉर्म्ड हुआ है, लास्ट रिफॉर्म हुआ है 2021 में। तो मतलब ये कोड का सबसे रिफॉर्म्ड वर्जन एंड सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो 2021 में आया है। कब आया है, 2021 में। अब मेरी कुछ बात आप लोग को ध्यान से सुननी है, ताकि हम लोग आगे चलकर इसे अप्लाई कर सकें। ठीक, ये जो कोड है, ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, PCC और RCC दोनों के लिए लागू होता है। PCC एंड RCC दोनों के लिए लागू होता है, तो दोनों के लिए लागू होने वाला कोड है। इस कोड में कुल जो सेक्शन है, सेक्शन की बात करो, हाँ सेक्शन की बात करो, तो इसमें कुल कितने सेक्शन हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। कितने अमेंडमेंट आए हैं आज तक, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, कुल 5 संशोधन आए हैं। कितने संशोधन आए हैं, 5, इस पर बात कर लेते हैं। और आगे चलकर हम इस तथ्य पर चर्चा कर लेते हैं, भैया संशोधन कितने आए हैं, ये हो गया, अमेंडमेंट कितने, कितने एनेक्चर हैं, अनुसूची समझते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। और आगे चलकर चर्चा कर लेते हैं कुल कितने मूलभूत पेजेस का है। इस कोड में कुल मूलभूत पेज यही कोई 104 पेज हैं जो मूलभूत हैं। इसके बाद बाकी सारे पेज जो हैं वो एनेक्चर हैं या तो अमेंडमेंट हैं, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं। इस कोड का थोड़ा हम एक आउटलुक लेते हैं, क्योंकि इसी कोड को हमको पढ़ना है। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा आप लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है कि टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस। ठीक, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा आप लोग। और मैं आप लोग को जल्दी ही एक टेलीग्राम चैनल में जोड़ूंगा। उस टेलीग्राम चैनल में सारी पेड बैचेस के बच्चे जुड़े होंगे। उसमें जितने कंटेंट हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं उसको शेयर किया जाएगा, ताकि आप लोग आगे चलकर प्रिंट आउट निकाल पाए, आपकी समस्याओं का निदान हो पाए। आप लोग हमेशा मैसेज करते हैं सर प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं, हम प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं, तो आई विल डू दैट कि आप प्रिंट आउट ले सके। ठीक, चले इधर आइए टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट में पहला सेक्शन है जनरल सेक्शन 1। सेक्शन 1 शुरू होता है कहां से, इसमें बताते हैं स्कोप, रेफरेंस, टर्मिनोलॉजी, सिंबल। मतलब पेज नंबर 11 से चलेगा ये, और पेज नंबर 11 में आपको 11 तक में आपको सारी कहानी बता देंगे, कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, सिंबल क्या होगा, कहां कहां से हम इस कोड में डेटा ले आए हैं, ये सारी बात बताएंगे इसमें। ठीक, तो ये मूलभूत सेक्शन 1 है। दूसरा सेक्शन आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हम लोग बात करेंगे कि भैया कौन कौन सा मटेरियल यूज करके हम कंक्रीट बनाते हैं। अच्छा, कंक्रीट बनाते समय कारीगरी क्या है, कारीगरी का कैसे ध्यान रखें, और कंक्रीट बन जाने के बाद उसकी टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल, परीक्षण इत्यादि कैसे करें। तो ये सेक्शन 2 में चलता है। कहां से चलता है, सेक्शन 2 में। अच्छा, आर्टिकल 1 संबंधित है स्कोप से, आर्टिकल 2 रेफरेंस से, 3 टर्मिनोलॉजी, 4 सिंबल, और आर्टिकल 5 शुरू है मटेरियल्स के बारे में, यानी
कंक्रीट कौन कौन से मटेरियल को मिलाकर बनाई जाएगी, जिसमें पहला आर्टिकल है 5.1 सीमेंट, कहां मिलेगा, पेज नंबर 13 उधर चल रहा है, देखते रहिएगा। दूसरा मिनरल एडमिक्सचर, तीसरा एग्रीगेट, चौथा वाटर, पांचवा एडमिक्सचर, छठा रीइंफोर्समेंट और सातवां स्टोरेज ऑफ मटेरियल। तो ये कुल मटेरियल्स के बारे में इतने आर्टिकल हैं जिनको आपको पढ़ना है, समझ गए। अच्छा, अब आइए साहब आर्टिकल 6 में, यहां कंक्रीट के ग्रेड, प्रॉपर्टीज, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, बात समझ रहे हैं, कंक्रीट के मिक्स प्रोपोर्शनिंग, प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, फार्म वर्क, असेंबली ऑफ रीइंफोर्समेंट, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कंपैक्शन, क्यूरिंग, इन सब के बारे में यहां गाइडलाइन दिया गया है। पेज नंबर कहां से, पेज नंबर 13 से लेके 26 तक सेक्शन 2 चलता है, जो कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में मटेरियल से लेके टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सारी चीजों के बारे में ये बताता है। आर्टिकल कहां से, 13 से 26, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2, सेक्शन 2। IS 456 का कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2, समझ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं हम लोग। अगला जो सेक्शन अपना है, नेक्स्ट सेक्शन है 3, सेक्शन नंबर 3। ये देखो सेक्शन 2 ही चल रहा है, 12 से 26 तक ये चल रहा है। हाँ, अच्छा, 26 से लेके 30 तक में क्या क्या चलता है, सुपरविजन कैसे करते हैं हम, कंक्रीट का स्पेशल कंडीशंस में कैसे काम करते हैं, हॉट वेदर, अंडर वाटर, देख रहे हैं सब पर जो गाइडलाइंस है। अच्छा, सैंपलिंग वगैरह, सैंपल वगैरह लेने का प्रोसीजर, ये आर्टिकल 15 में है। और कहां तक है, आर्टिकल 15 में कहां तक है साहब, पेज नंबर 30 तक, यानी 13 से लेके 30 तक चलेगा आपका सेक्शन 2, जिसमें हम कंक्रीट के इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, सैंपल लेने का तरीका, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। 13 से लेके 30 तक ये सेक्शन 2 होता है, ठीक, समझ गए बात। अच्छा, तीसरा सेक्शन जो चलता है इसे बोलते हैं जनरल डिजाइन सेक्शन। ये आरसीसी में डिजाइन करते समय मैं इन बारे में बात करूंगा, जिसमें आप लोग WSM का क्या उद्देश्य है, LSM का क्या उद्देश्य है, या डिजाइन का क्या उद्देश्य है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ समझेंगे। जनरल गाइडलाइन, लोड कॉम्बिनेशन, स्टेबिलिटी, हाँ, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे जनरल सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 जो है, ये सेक्शन 4 स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए, इस सेक्शन 4 में यहां बात की गई है, ठीक। सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 5 आता है, क्या है सेक्शन 5, ये LSM से संबंधित है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से, और ये पेज नंबर 67 से शुरू होगा, जिसमें LSM के बारे में सारी बेसिक टू एडवांस जानकारियां आपको उपलब्ध होंगी, ठीक। तो 5 सेक्शन हो गए भैया, जिसमें आपके काम का अभी सेक्शन 2 है। कौन सा है, सेक्शन 2, ठीक। चलिए, सेक्शन 2 के बाद जो है इधर, इसमें कई सारे एनेक्स आए हैं। एनेक्स मतलब अनुसूची, आप समझिए आपके लिए, एनेक्स ए, एनेक्स बी, ठीक। एनेक्स ए संबंधित है कौन कौन से IS कोड किस काम में आते हैं इससे, एनेक्स बी संबंधित है स्ट्रक्चरल डिजाइन से WSM के, ठीक। एनेक्स बी पेज नंबर 80 से शुरू होता है। फिर नंबर आता है एनेक्स सी का, ये कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन से संबंधित है। एनेक्स डी स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन, टू वे स्लैब के लिए है। एनेक्स ई इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के लिए। एनेक्स एफ कैलकुलेशन ऑफ क्रैक विड्थ के लिए। एनेक्स जी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए है। और एनेक्स एच जो है लास्ट है, कमेटी कंपोजिशन, ये इसी बारे में एनेक्स एच है। और इतने सारे एनेक्स आए हैं। आपके काम का अभी केवल सेक्शन 2 है। कौन सा है, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में देखिए क्या दे रखा है, यहाँ यही है जनरल सेक्शन 1, यहाँ स्कोप बता रखा है और टर्मिनोलॉजी, किस सिंबल का क्या मतलब है कोड में आगे, ये बता रखे हैं यहाँ, ठीक। आपके काम का यहां से शुरू होगा, पेज नंबर 13 से शुरू होगा, जो अभी हम लोग आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 2, मटेरियल, वर्कमैनशिप एंड टेस्टिंग। मटेरियल, वर्कमैनशिप एंड टेस्टिंग, यानी IS 456 में कितने सेक्शन हुए भैया, 5 सेक्शन। कितने सेक्शन, 5 सेक्शन। कितने, 5 सेक्शन, 5 सेक्शन, ठीक। अच्छा, कितने एनेक्स ए से लेके एच तक, ठीक। कुल कितने मूलभूत पेज, 104। कितने अमेंडमेंट आए हैं आज तक, तो कुल अमेंडमेंट 5 आए हैं। कितने आए हैं, 5 अमेंडमेंट आए हैं। तो इस तरीके से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्थिति हमारे सामने देखने को मिलेगी, समझ गए। ये स्थिति हमारे सामने देखने को मिलेगी कि साहब ये हिसाब किताब चल रहा है, क्लियर बात। तब IS 456 का एक बेसिक गाइडलाइन आपके दिमाग में तैयार हो गया, एक बेसिक खाका तैयार हो गया कि इसमें क्या क्या है, कैसे है, कहाँ है, और हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो जब मैं आपसे कहूं, ये देखो सेक्शन का मतलब आप समझिए अध्याय, और यहां जो लिखा है ये आर्टिकल बोलते हैं आप इसको, इसका मतलब है वही क्या, श्लोक संख्या। तो आप, मैं जब भी कहूं आपसे
कि श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, तो तुम ये मानना, इसका मतलब क्या है, मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा कि सेक्शन 2 आर्टिकल 5 वहां मटेरियल्स के बारे में हमें सीमेंट कंक्रीट या रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के मटेरियल्स के बारे में बताया गया आर्टिकल 5 में। तो हम ऐसे बात करेंगे, तो इससे कभी परेशान मत होना, आप समझ लेना कि साहब आर्टिकल का मतलब क्या है, सेक्शन का मतलब क्या है, बाकी चीजों का मतलब क्या है। आई होप कि आपको मेरी आज बात पूरी समझ में आई हो। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग मूव करेंगे, ये कोड का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और अगली क्लास से हम लोग पुनः कल मिलेंगे निर्धारित समय पर। समय का टाइम टेबल आप लोग को शेयर किया जा चुका है, कल पुनः मिलेंगे, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग एक आध सेकंड के लिए मैं वेट कर लेता हूं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, बताइए साहब क्या दिक्कत है, बाकी कल हम लोग पुनः निर्धारित समय पर आगे मिलेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। जो लोग लाइव बने हुए हैं बता दें भाई, अब्दुल, राजीव, सॉरी अर्जुन, रोशन, और तो बता दीजिए भाई क्या है, यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो कल पुनः हम लोग मिलेंगे अपने निर्धारित समय पर और फिर आगे की चर्चा करेंगे। आप लोग को कोई असुविधा हो तब तक तो हमें बताते रहिएगा। टाइम टेबल नोटिफिकेशन में देखिए रोशन कुमार, टाइम टेबल नोटिफिकेशन में गया हुआ है, अगर नहीं गया तो मैं दोबारा से अपलोड करवा दे रहा हूं। कुछ और सवाल हैं आप लोग के? कंक्रीट टेक्नोलॉजी का निर्धारित समय 3 से 5 है, 3 बजे से 5 बजे तक। तो कल पुनः मिलेंगे 3 से 5 में, फिर से क्लास कंटिन्यूएशन में ले चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।